So now we are starting with the theory of chapter 13. ठीक है जी, उसमें हो सकता है कुछ कुछ मैं बीच में स्किप कर दूं जो मुझे लग रहा है कि सिर्फ थ्योरी है, रिलेवेंट नहीं है, और हो सकता है भावनाओं में बह के सब कुछ बता दूं। ठीक है, सो अब चैप्टर 13 इज अबाउट प्राइसिंग डिसीजंस एंड कॉस्ट मैनेजमेंट कि क्या फैक्टर्स होते हैं जो हमें हमारी प्राइसिंग डिसीजंस को इम्पैक्ट करते हैं। बेसिकली हम उनके बारे में इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। किसी भी, और बेसिकली हम प्राइसिंग करते क्यों हैं, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होना चाहिए, क्यों कर रहे हैं हम प्राइसिंग। ठीक है, सो व्हाई डू वी डू प्राइसिंग इज कि समटाइम्स, स्पेशली समटाइम्स व्हेन हम एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, ठीक है, तो हमें ये देखने के लिए कि विच प्रोडक्ट इज मोर बेनिफिशियल टू प्रोड्यूस एंड विच प्रोडक्ट इज मे बी नॉट दैट बेनिफिशियल टू प्रोड्यूस, तो उन प्रोडक्ट की कॉस्टिंग निकालने के लिए जब बेनिफिशियल है कि नहीं है वो कैसे पता चलेगा। पहले आप दो प्रोडक्ट होंगे, आप उनकी प्राइस मतलब कॉस्ट निकालोगे। मैं कॉस्टिंग बोल रहा हूँ, वैसे प्राइसिंग बोलते हैं इसको। तो उन दोनों की आप पहले प्राइसिंग निकालोगे कि भाई इस प्रोडक्ट ए की मेरी जो है ये कॉस्ट पड़ती है, इतने ओवरहेड के बाद ये टोटल इसकी कॉस्ट आ गई, एंड ये इसका सेलिंग प्राइस रखा हुआ है हम लोगों ने। तो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, प्रोडक्ट ए की ऑपरेटिंग इनकम या लेट से पहले कंट्रीब्यूशन मार्जिन इतना है एंड देन फिक्स्ड कॉस्ट भी कम करने के बाद उसका ऑपरेटिंग इनकम इतना है। सिमिलरली प्रोडक्ट टू का भी। तो जब मुझे दोनों प्रोडक्ट की कॉस्ट और इनकम का पता होगा तभी तो मुझे पता लगेगा ना कि मेरे को किस प्रोडक्ट में ज्यादा फोकस करना चाहिए, या किस प्रोडक्ट में कई बार होता है कि लो मार्जिन प्रोडक्ट है बट मेरा जो दूसरा डिपेंडेंट प्रोडक्ट है वो, अगर मैं ए को प्रोड्यूस नहीं कर रही हूँ तो मेरे बी के लिए भी मुझे कस्टमर्स पकड़ने मुश्किल हो जाते हैं। जबकि मैं क्योंकि ए भी प्रोड्यूस कर रहा हूँ और बी भी प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरा कस्टमर बेस जो है वो थोड़ा ज्यादा बड़ा है और रेगुलर है। तो इन चक्करों में भी समटाइम्स यू एंड अप प्रोड्यूसिंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो जैसे ही आपकी मल्टीपल प्रोडक्ट्स की कहानी आती है, आप समझो कि वहां पे फिर आपको पता होना चाहिए प्राइसिंग वगैरह का प्रोडक्ट वाइज, और समटाइम्स तो वो प्राइसिंग आपको प्रोसेस वाइज भी पता होती है। ठीक है, तो अब जैसे मेक और बाय डिसीजन जो होते हैं, जो हमने पिछले चैप्टर में किए, कई बार क्या होता है कि कोई एक पार्शियल जो प्रोसेस है हम उसको सबलेट कर रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड दे दो यार मुझको ना। हेलो, सॉरी, एम आई ऑडिबल? Yes. Yes, you are. ओके, हाँ, सो मैं ये कह रही थी कि तो हमें इसीलिए प्राइसिंग का और समटाइम्स प्रोसेस कॉस्टिंग का भी हमें पता होना चाहिए कि मेरी एक पर्टिकुलर प्रोसेस की प्राइसिंग या कॉस्टिंग क्या आ रही है, वो भी हमें पता होना चाहिए। तभी तो हम अच्छा मेक और बाय डिसीजन कर पाएंगे कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस को, जैसे आपने ये बहुत एक कॉमन प्रैक्टिस है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कि वो लोग है ना, जो मेन काम होता है गाड़ी बनाने से रिलेटेड, जैसे इंजन हो गया, पेंट शॉप हो गया, ये सब हो गया, वो ज्यादातर ऐसे वाले काम तो करते हैं अंदर इन हाउस। ठीक है, उसके अलावा जो स्पेयर पार्ट्स और दूसरे उनको मतलब फर्स्ट टाइम गाड़ी में डल रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजें हैं जैसे नट एंड बोल्ट, ये वो, डिस्क ब्रेक की ब्रेक्स मान लो हो सकता है बाहर बन रही हैं वो। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो एंसिलरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो बना रही होती है उनके लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो लोग, उन लोगों का मेन फोकस होता है अच्छी गाड़ी बनाने पे। ठीक है, तो अब अगर उनको अपने प्रोसेसेस की कॉस्ट का मालूम नहीं होगा तो वो डिसीजन लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि क्या बाहर से आउटसोर्स करना है, क्या नहीं करना है और कैसे करना है। इनफैक्ट समटाइम्स इट ऑल्सो हैपन्स कि you also govern your vendors pricing। समझ रहे हो कि
अगर आपने जैसे टारगेट बेस्ड जो मतलब जो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग होती है, सॉरी नो टारगेट, कॉस्ट बेस्ड जो प्राइसिंग होती है उसमें क्या होता है, आपको पहले से मतलब ये बोला होता है कि आपको ये प्रोडक्ट इतने रुपए में बनाना है, ठीक है। तो अब उसका जो पूरा एंटायर R&D से लेके, रिमेम्बर पूरा एक प्रोसेस स्टेप होता है, R&D होता है, फिर प्रोडक्ट डिजाइन वगैरह वाला होता है, फिर देन इवेंचुअली वो प्रोडक्शन में जाता है, देन आपका आई थिंक मार्केटिंग आता है, डिस्ट्रीब्यूशन आता है, एंड लास्ट में कस्टमर केयर सर्विस आता है। ये पूरा एंड टू एंड आपकी चेन होती है किसी भी प्रोडक्ट के, मतलब मैन्युफैक्चरिंग में ये सारे आपके ऑपरेटिंग यूनिट्स होते हैं। तो हमें इन सारे मतलब उसके चलते, डिसीजन मेकिंग के चलते हमें प्राइसिंग डिसीजंस और मतलब उसकी कॉस्ट की मैनेजमेंट आनी होनी चाहिए, इसलिए हमें ये चैप्टर पढ़ा, ये था ऑब्जेक्टिव। तो जब हम कोई भी प्राइसिंग डिसीजन ले रहे होते हैं, 3 इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंसर्स होते हैं हमारे पास, जो कि हमारे डिमांड एंड सप्लाई पे वो कर रहे इम्पैक्ट करते हैं। उसको हम 3 C's भी बोलते हैं, ऐसा मैम ने बताया था। सो फर्स्ट इज योर कस्टमर्स, क्योंकि कस्टमर्स को अगर आपने प्राइस सही नहीं की रखा किसी प्रोडक्ट का, उनको लग रहा है कि जो प्राइस रखा हुआ है और जो परसीव्ड वैल्यू है वो मैच नहीं कर रहे हैं, तो दे में बी मतलब द प्रोडक्ट में एंड अप अट्रैक्टिंग लेसर नंबर ऑफ वो, ठीक है, कस्टमर्स देन एक्सपेक्टेशन। तो इसीलिए प्राइसिंग डिसीजन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटर पॉइंट ऑफ व्यू से भी होगा। अगर आपने प्राइसिंग ऐसी रख दी है जो कि बाकी सारे कॉम्पिटिटर मजे में बीट करके निकल रहे हैं, तो चांसेस आर योर प्रोडक्ट माइट बिकम हार्ड टू सेल, अनलेस इट इज समथिंग विच इज लाइक, जिसकी ब्रांड इमेज इतनी तगड़ी है, लाइक एप्पल। फोन मेरा 25,000 में भी मिलता है, काफी अच्छा फोन मिलता है, लेकिन फिर भी एप्पल अपना मतलब सबसे लो एंड फोन भी 70-80 हजार का निकालता है, ठीक है। तो ऑब्वियस है कहीं ना कहीं वो अपनी ब्रांड वैल्यू और इन सब का वो प्रोडक्ट फीचर्स और सब कुछ का बेनिफिट उठा रहा है। अदरवाइज अगर प्राइसिंग आपकी मतलब सही नहीं हुई, तो कॉम्पिटिटर्स भी आपका सारा बिजनेस कंज्यूम कर सकते हैं। एंड देन कॉस्ट, ऑफ कोर्स, कि कॉस्ट का भी हमें ध्यान रखना होता है कि कॉस्ट हमारा हमेशा फोकस होता है जितनी मिनिमम हो सके, ताकि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके, ठीक है। तो 2 तरीके होते हैं, या तो एप्पल बन जाओ किसी भी गेम के, ठीक है, जिसमें आप जो भी प्राइसिंग रखोगे, कंज्यूमर विलिंगली उसको पे करने के लिए आपके पास मतलब तैयार हैं, ठीक है। तो या तो एप्पल बन जाओ, या फिर अगर आप एप्पल नहीं बन रहे हो तो फिर आप एक कॉम्पिटिटिव कॉस्ट मॉडल पे कम से कम ऑपरेट करो, कि जिससे आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सको, ठीक है। तो ये मतलब 3 मेन इन्फ्लुएंसर्स थे जो हमारे प्राइस को वो करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। उसके बाद हम कॉस्टिंग एंड प्राइसिंग फॉर द लॉन्ग रन, मतलब एक होता है शॉर्ट रन में डिसीजंस लेना, ठीक है, कि ये मैंने ओके, ये शॉर्ट रन वन टाइम ऑर्डर हमने एक्सेप्ट करना है नहीं करना है, ये करना है कि नहीं, मतलब एक होता है लॉन्ग रन डिसीजंस, ठीक है। तो शॉर्ट रन प्राइसिंग डिसीजंस में आपका जो टाइम होराइजन होता है वो जनरली आपका लेस देन 1 ईयर होता है, ठीक है, कि प्रोडक्ट मिक्स कौन सा चलाएं। जैसे कई बार ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ ये ग्लोबल सप्लाई चेन पे जो प्रॉब्लम आ रखी है बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई एक पर्टिकुलर रॉ मटेरियल फॉर द टाइम बीइंग आपका मतलब एम्पल सप्लाई में नहीं है। अगर वो रॉ मटेरियल एम्पल सप्लाई में नहीं है, तो इट मीन्स वो कंस्ट्रेंट बन चुका है इस वक्त। तो अगर वो कंस्ट्रेंट है, तो हमें प्रोडक्ट ए बी और सी में उसको कैसे यूज करना है, जितना मैं मैक्सिमम जिस उस पे पर यूनिट ऑफ इनपुट पे मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जिस प्रोडक्ट पे मुझे मिल रहा हो, मैं फिर उस तरीके से उसको डिसाइड करके लाइफ में आगे बढ़ जाऊंगी। तो ये मेरे शॉर्ट टर्म टाइप्स होते हैं जो इमीडिएट मतलब अगले 12 महीने में इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं मुझे, ठीक है। लॉन्ग टर्म प्राइसिंग डिसीजन क्या होते हैं, जो 2 3 4 साल 5 साल ऐसे वाले डिसीजन होते हैं। जैसे मशीन खरीद रहे हो आप 3 साल वाली, तो इट्स अ लॉन्ग टर्म डिसीजन, राइट, बियॉन्ड 12 months। तो लॉन्ग रन प्राइसिंग इज अ स्ट्रैटेजिक डिसीजन डिजाइन टू बिल्ड
long run relationships with customers based on stable and predictable prices. Managers prefer a stable price because it reduces the need for continuous monitoring of prices, improves planning, and builds long run buyer seller relationship. तो ये लॉन्ग टर्म जितने भी डिसीजंस होते हैं, इंक्लूडिंग समटाइम्स आप जैसे अगर मान लो स्टील इंडस्ट्री की मैं बात करूं, तो स्टील इंडस्ट्री में बहुत कॉमन होता है कि आपके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, जो जिनसे भी आपको स्टील एज अ रॉ मटेरियल लेना है, ठीक है। तो वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स इसलिए क्यों होते हैं कि हम उस पे पहले ही प्राइस फिक्स कर लेते हैं कि भाई ये प्राइस होगा, और हर साल लेट से वो प्राइस एक डेफिनेटिव परसेंटेज गिवन होगी कि इतनी ही परसेंटेज से इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ऐसे लॉन्ग टर्म हम जनरली साइन कर लेते हैं, और वो साइन करने का ये भी फायदा होता है ऐसे वाले कॉन्ट्रैक्ट्स का कि मुझे पता है अगर मेरे पास मेरे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल का मैंने प्राइस ऑलरेडी फिक्स किया हुआ है, ठीक है, फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, तो एटलीस्ट वो प्राइस फ्लक्चुएट नहीं होगा अनलेस कुछ ऐसा हो जाए जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है, कि उस नेचुरल कैलामिटी के चलते जो मेरा वेंडर था उसके प्लांट में ही मतलब डिजास्टर हो जाए पूरा, तो दैट इज अ डिफरेंट सिचुएशन, मतलब एक्सेप्शनल केसेस जिनको हमें फिर अलग तरीके से उस टाइम द देन प्राइसेस के बेसिस पे बाकी सारे वेंडर्स ढूंढ के टाई अप करना है, वो सब अलग बातें होती है। लेकिन नॉर्मली हम ऐसे टाई अप्स करते हैं। इनफैक्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आयुषी वुड कोरिलेट वेरी मच कि Yeah. आपके यान में भी आप लोग ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स करके रखते हो, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स थोड़े से करके रखते हो, क्योंकि कॉटन प्राइसेस आपके फ्लक्चुएट कर जाए या ये हो जाए वो हो जाए, तो उस चीज को आप की लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड रखने के लिए यू साइन सच कॉन्ट्रैक्ट्स। Yeah, we call them captive vendors so that they are fixed for us and उनके बेसिस पे हमको कॉस्टिंग लॉन्ग टर्म की इजी होती है और बिजनेस वैल्यूज भी आपको देखना इजी होता है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज इफ दोस प्रोडक्ट्स लाइक सेल वेल। हाँ, करेक्ट। तो एक एक उसमें मैम ने बजटिंग भी बताई थी ना हमें कि हम बजट करते हैं कि मैं इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करूंगा तो मेरे इतना प्रॉफिट रहेगा। तो वो बजटिंग हम कैसे कर पाते हैं? वो ऐसे ही कर पाते हैं क्योंकि मेरे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं विद मतलब जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनके साथ भी, विद माय वेंडर्स ऑल्सो। तभी मुझे पता है कि मुझे इतने के आसपास की कॉस्ट पड़ेगी इस चीज की, इसलिए मैं ऐसे प्लान कर लेता हूँ। मेरी टोटल कॉस्ट मोटा मोटा ये पड़ेगी, मेरी टोटल रेवेन्यू मोटा मोटा ये आएगा, बिकॉज मेरे पास इतने साइंड कॉन्ट्रैक्ट्स पड़े हुए हैं, और उसके बेसिस पे ये मेरा बजटेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ठीक है, दैट्स हाउ यू डू इट। मतलब सबका आपस में इंटरलिंक्ड रिलेशन। ठीक है जी, तो देन मूव ऑन करते हैं हम कॉस्ट एलोकेशन के ऊपर। तो आपको याद होगा कि हमने थोड़ी फर्स्ट फर्स्ट क्लास थी ये हमारी, तब हमने इस टॉपिक के बारे में पढ़ा था कि देर आर सर्टेन कॉस्ट विच आर इनडायरेक्ट कॉस्ट, राइट? रिमेम्बर हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना सीखा था, बोथ फिक्स्ड इनडायरेक्ट कॉस्ट एंड Yes. वेरिएबल इनडायरेक्ट कॉस्ट। Direct variable, indirect यस fixed, यस यस, variable. एब्सोल्युटली, Yeah. डायरेक्ट वेरिएबल इनडायरेक्ट वेरिएबल, ऐसे ही डायरेक्ट फिक्स्ड इनडायरेक्ट फिक्स्ड। तो ये हमने क्लासिफिकेशन सीखी थी। तो वो हमने क्यों सीखी थी? क्योंकि जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है हमारी, इवेंचुअली हम उसे एलोकेट कर रहे होते हैं किसी ना किसी कॉस्ट ऑब्जेक्ट का यूज करके, ठीक है। तो समटाइम्स वो डायरेक्टली कोरिलेट करने बड़े इजी हो जाते हैं, समटाइम्स वो डायरेक्टली कोरिलेट करने इजी नहीं होते, तो हम कोई ना कोई इजी मेथड कॉस्ट ऑब्जेक्ट ढूंढ लेते हैं जिससे कि वो एलोकेट कर पाए हम टू द बेस्ट पॉसिबल, मतलब एक्यूरेसी। 100% एक्यूरेसी नहीं आ पाती समटाइम्स, क्योंकि 100% एक्यूरेसी लाने के लिए फिर कई बार ऐसा हो जाता है खर्चा इतना ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये एक बेसिक रूल होता है कॉस्ट अकाउंटिंग में कि आपने सही एस्पायर तो आपने करना है इस बात को लेके कि सही कॉस्ट सही जगह पे जाके बैठे, किसी कोई कॉस्ट किसी प्रोडक्ट से या प्रोसेस से रिलेटेड नहीं है तो वो उसको हिट भी ना करे, बिल्कुल ऐसी कोशिशें करनी होती हैं। लेकिन इस उस पे नहीं, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग योर ओवरऑल कॉस्ट, ठीक है। तो
ये एक मतलब कॉस्ट एलोकेशन का, इसीलिए हमने कॉस्ट एलोकेशन का एक प्रोविजन निकाला हुआ होता है. देन कॉस्ट एलोकेशन में दीज कॉस्ट्स आर ऑफन कंप्राइज अ लार्ज परसेंटेज ऑफ द ओवरऑल कॉस्ट असाइन्ड टू द ऑब्जेक्ट. तो मतलब ओवरऑल मतलब हम ये ओवरहेड यही होता है. एक बहुत बड़ा जैसे कॉर्पोरेट ऑफिस का है, अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे. कॉर्पोरेट ऑफिस का मेरा पूरा एक्सपेंस था 9 लाख रुपीस, जो कि मैं ब्रांच ऑफिस में एलोकेट कर रही थी. तो मेरा एलोकेशन का मेथड बड़ा सिंपल था कि 3 ऑफिसेस, तो तीनों में 3 लाख हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए कि ये जी आपके ओवरहेड है. ठीक है. बट इसको थोड़ा सा और अच्छे से भी करना हो अगर किसी को, तो ऐसे कर सकते हैं कि जो एक्सपेंसेस मेरे डायरेक्टली रिलेटेबल टू अ प्लांट है वो मैं उनको डायरेक्ट दे दूं, और जो इनडायरेक्ट है उनको ऐसे एलोकेट कर दूं. अब उसमें डायरेक्टली वाले में क्या हो सकता है कि जो मेरी कॉर्पोरेट ऑफिस में टीम जो बैठी है वो मेरी प्लांट वाइज अगर मैं आइडेंटिफाई कर सकती हूँ कि ये टीम मेरी प्लांट ए के लिए बैठी है, ये टीम प्लांट बी के लिए और ये टीम प्लांट सी, तो कम से कम उनकी सैलरीज और ये सब वगैरह वाले जो खर्चे हैं वो सब तो मैं मतलब जिसके लिए जो हो रहा है वो एलोकेट कर पाऊंगी ना. तभी मुझे सही पता भी लग पाएगा. मान लो अगर मैं ऐसा नहीं करती और मैं बस ओवरऑल को तीनों में बराबर बांट दिया, तो कई बार क्या होता है, मेरा प्लांट ए हो सकता है, मेरे कॉर्पोरेट ऑफिस में प्लांट ए के लिए ज्यादा बंदे बैठे हुए हैं, क्योंकि 2 रीजन, क्योंकि वो एक पुराना प्लांट है और वो एक बड़ा प्लांट है. ठीक है. और प्लांट सी जो मेरा अभी नया नया हुआ है उसके लिए अभी हमने कॉस्ट इनकर करनी शुरू नहीं की है, पर उस बेचारे को डे 1 से इतने सारे ओवरहेड 3 लाख रुपए के मिलने शुरू हो गए. ठीक है. क्योंकि अब वो ऑपरेशनल हो चुका है तो उसको अभी से मिलने शुरू. तो ऐसे में प्लांट सी जो मेरा जो एकदम लेटेस्ट खुला है उसकी हो सकता है मुझे जो उसकी जब मैं कॉस्टिंग या प्राइसिंग देख रही हूँ तो वो मेरी सही ना दिखे, मुझे सही रिफ्लेक्ट ना करे. तो इसीलिए भी हमें ये एलोकेशंस के लिए भी हमें ये करना पड़ता है सही, कि ऑप्टिमाइज करना पड़ता है जितना हद तक हो सके. Then cost allocation and product profitability analysis affect the products promoted by a company. To increase profits, managers focus on high margin products. कई बार इसी के चलते मान लो दूसरा केस जो था मेरा जिसमें मैं प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई बना रही हूँ, मान लो 2 टाइप्स की स्लीपर बना रही हूँ मैं. ठीक है. तो रॉ मटेरियल वगैरह जो ये डायरेक्ट खर्चे होता है वो तो मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट ए और मतलब स्लीपर एक्स और स्लीपर वाई पे मैं कर दूंगी एलोकेट आराम से. लेकिन कुछ ऐसे भी हो सकता है कि कोई एक स्पेशल टेक्नोलॉजी लग रही है जो प्रोडक्ट, लेट्स से प्रोडक्ट बी के लिए लग रही है. ठीक है. लेकिन मैंने एलोकेट करने के टाइम पे दोनों पे डाल दिया. उसकी वजह से क्या हुआ, प्रोडक्ट ए की जो मार्जिन प्रॉफिटेबिलिटी है वो मेरी 20% दिख रही है और प्रोडक्ट बी की जो दिख रही है वो मेरी 30% दिख रही है. लेकिन बिकॉज मैंने अपनी कॉस्ट एलोकेशन में गलती की हुई है उसकी वजह से प्रोडक्ट बी की कुछ कॉस्ट भी प्रोडक्ट ए पे पास ऑन हो रही है. मैं आई एंडेड अप सेइंग प्रोडक्ट ए एंड बी ओनली. ठीक है. सो वो उस पे पास ऑन हो रही है, तो जिसकी वजह से हो सकता है प्रोडक्ट ए की ओरिजिनल प्रॉफिटेबिलिटी कुछ और हो, लेकिन मैं फोकस क्या करूंगी, मैं ज्यादा और बी को सेल करने लग जाऊंगी, क्योंकि मेरे को क्या दिख रहा है इस वक्त, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी बी में हाई दिख रही है. और ओरिजिनली हो सकता है प्रोडक्ट ए वाज मोर प्रॉफिटेबल अगर मैं गलत कॉस्ट एलोकेट ना करती उस प्रोडक्ट पे. तो ये क्लियर हुआ एलोकेशन का कि भाई क्यों क्यों करते हैं, और किया तो मतलब बेनिफिट क्या है उसका, ये क्लियर हुआ ये फंडा आप लोगों को? हाँ. यस. हाँ. ठीक है. अगर ये क्लियर हुआ तो वेरी नाइस. अब हम चलते हैं एक चार्ट की. अब क्वेश्चंस भी हमको थोड़ा प्रैक्टिस करने चाहिए, क्योंकि अभी तक का तो पढ़ के कॉन्फिडेंस अच्छा लग रहा है कि हाँ हो जाएगा. पर हर क्वेश्चन में एग्जाम कुछ ना कुछ क्वेश्चंस, इंटीग्रिटी प्रीवियस होती है. ईयर एग्जाम क्वेश्चन आई एम टॉकिंग अबाउट. हाँ. हर उसमें पर कोई इंटीग्रिटी होती है, तो जितना प्रैक्टिस उतना अच्छा. अच्छा जी, तो अब हम बात करेंगे कि रचिता, एलोकेशन का. यस. इस हॉर्नग्रेन में इसका चैप्टर का नाम बताओगे मेरे को? आई हैव एन ओल्डर वर्जन. चैप्टर 13 कॉस्टिंग एंड प्राइसिंग फॉर द लॉन्ग रन.
नहीं, चैप्टर का नाम बताओ। ये 13 इसमें कुछ और है, ये 14th एडिशन में 13 कुछ और है। आपके पास कौन सा एडिशन है आयशी? 14th 14th 13th का नाम है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसका नाम है 13th का प्राइसिंग डिसीजंस एंड कॉस्ट मैनेजमेंट। प्राइसिंग डिसीजंस एंड कॉस्ट मैनेजमेंट। ये मैंने पीडीएफ दिया नाम है, के शायद वो पुराना हो सकता है क्योंकि वो उसका ड्राइव का ही है। इसका चैप्टर 13 है स्ट्रेटजी, बैलेंस, स्कोर कार्ड एंड स्ट्रेटेजिक प्रॉफिटेबिलिटी। नहीं, वो तो इग्नोर करना, स्कोर कार्ड वाला ये एज पर ये दिस बुक तो कॉस्ट 12 है। कॉस्ट एलोकेशन, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस एंड सेल्स वेरिएंस एनालिसिस। हाँ, आई थिंक ये बेटर है, ये सुनने में ज्यादा बेटर लग रहा है। इसको हम बाद में देख लेंगे आयुषी, मतलब ठीक है या ठीक है, ओके। ऑल्टरनेटिव ये मैं स्किप कर रही हूँ यार, पर्पस ऑफ कॉस्ट एलोकेशन बहुत अच्छे से ऑलरेडी बता चुकी हूँ आप लोगों को, इसलिए स्किप कर रहा हूँ, शेगर मुझे लिखा। Alternative long-run pricing approaches. How should managers use product cost information to price their products? There are two different approaches of pricing decision. So एक अप्रोच होती है मार्केट बेस्ड अप्रोच। इसमें क्या होता है, आप अपने कंपिटिटर्स का वो देखते हो कि कंपिटिटर्स ने कैसे प्राइस किया हुआ उस प्रोडक्ट को, कस्टमर क्या चाहते हैं उसका प्राइस, और मतलब कस्टमर को कितने प्राइस पे वैल्यू दिख रही है, और आप उसके हिसाब से हमें क्या प्राइस चार्ज करना चाहिए वो करते हो आप। तो आपने मार्केट में देखा कि लेट्स से एक फैन है, तो जो जो टेक्नोलॉजी फैन की हम यूज कर रहे हैं उसका मार्केट में जो प्राइस चल रहा है, लेट्स से वो 2000 पर यूनिट, तो मैं भी लेट्स से अपना 2000 पर यूनिट कर लूंगी, और अ, उसमें मैं अपना जो तभी कॉस्ट रिड्यूस करके मेरा मार्जिन निकल के आ जाएगा, ठीक है। अ, या फिर मैंने अपना एक प्रॉफिट भी डिसाइड कर लिया कि मेरी ये सेल्स प्राइस है और इतना मैं प्रॉफिट, सेल्स माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट, वो मैं ऐसे डिफाइन करती हूँ प्राइसिंग, मतलब मार्केट बेस्ड अप्रोच। देन मेरी कॉस्ट बेस्ड अप्रोच होती है कि व्हाट इज द व्हाट इट कॉस्ट टू अस टू मेक दिस प्रोडक्ट, what price should we charge that will recoup our cost and achieve a target return on investment। तो इस वाले केस में हम क्या करते हैं कि पहले वाले केस में आपने कस्टमर्स और मार्केट में एग्जिस्टिंग प्राइस के बेसिस पे अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग कर दी। दूसरे वाले केस में आप ये करते हो कि इसका असली में कॉस्ट होना क्या चाहिए। जैसे आइकिया जो होता है, आइकिया को जब भी कोई प्रोडक्ट नया अपना लॉन्च करना होता है ना, वो कॉस्ट बेस्ड अप्रोच पे चलता है। तो वो क्या करता है, वो देखते हैं मार्केट में है कितना, और उससे 30-40% नीचे पे लॉन्च करूंगा मैं अपना, ठीक है। तो वो अपनी कॉस्ट पहले ही डिफाइन कर लेता है कि मैं इतना मतलब जैसे मान लो उस प्रोडक्ट को बनाने में ओवरऑल मशीन, ये लेबर वगैरह वगैरह सब कुछ मिला के लगाने में मेरे को 10 लाख रुपीज का अगर इम्पैक्ट आ रहा है, 10 लाख मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड है लेट से फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, और उस पे मैं 20% प्रॉफिट अर्न करना चाहता हूँ, तो मैंने देखा कि मेरे को 12 लाख अगर इस प्रोडक्ट में बेसिकली ये जितने भी एफर्ट मैं इस प्रोडक्ट पे लगाऊंगी, तो इवेंचुअली यूनिट टर्म्स में वो 12 लाख मुझे फेच करना चाहिए। तो उसके हिसाब से अगर मैं अपनी कॉस्ट को फिर क्या करता है, हम ऑप्टिमाइज करके चलते हैं। कल भी हम सीख रहे थे ना, मैम ने एक टर्म बोली थी कि एक होता है एफिशिएंटली यूज करना रिसोर्सेज को, और एक होता है इफेक्टिवली यूज करना, ठीक है। तो कॉस्ट बेस्ड अप्रोच में हम अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम डिसाइड कर लेते हैं कि बियॉन्ड दिस हम कॉस्ट को लेके ही नहीं जाएंगे किसी भी हाल में, उसके नीचे नीचे ही रहना है। तो वो जब तक वो कॉस्ट उससे नीचे नहीं आ जाएगी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, तब तक हम उसको मतलब प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं करते फिर मार्केट में, समझ गए। तो एफिशिएंटली यूज करने का मतलब कि 1 रुपी से पूरी 1 रुपी की वैल्यू तो कम से कम निचोड़ लो, कम से कम। ज्यादा निचोड़ सकते हैं तो गुड, बट इतना तो बेयर मिनिमम है। और इफेक्टिव में क्या हो जाता है कि इफेक्टिव में आपका आपने अ, पैसे पे ध्यान नहीं दिया कि 1 रुपए लग रहा है कि 2 रुपए लग रहा है, बस आपको काम से मतलब है, आपने काम कर दिया, काम होना चाहिए, काम होने से मतलब है। पैसा लग रहा है लगने दो, ठीक है।
तो कॉस्ट बेस्ड अप्रोच में आप फर्स्ट मेथड यूज करते हो, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ योर रिसोर्सेस। ठीक है जी। देन मार्केट बेस्ड अप्रोच आपकी, अब उसके बारे में और थोड़ा डिटेल में बताया हुआ है कि टारगेट कॉस्टिंग और टारगेट प्राइसिंग हम कैसे वो करते हैं, डिसाइड कैसे करते हैं इसको। So before setting prices under any approach, managers need to understand customers and competitors for 3 reasons. 3 important reason क्या है वो? पहला, lower cost competitors. अगर competitors जो है उनकी lower cost है ऑलरेडी, तो वो डेफिनेटली आपके प्राइसेस पे रिस्ट्रेन लेके आएंगे, क्योंकि मार्केट में प्रोडक्ट लोअर कॉस्ट पे अवेलेबल है तो कोई आपका क्यों ले। ठीक है। सेकंड है, products have shorter lives, which leaves companies less time and opportunity to recover from pricing mistakes. क्योंकि प्रोडक्ट की आजकल ना लाइफ साइकिल इतनी छोटी हो गई है। अब हर साल एक नया फोन लॉन्च करोगे, हर साल एक नई वॉच लॉन्च करोगे, या टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी जल्दी बदलते हैं कि हर साल कुछ ना कुछ नया लॉन्च। अब तो कंज्यूमर की भी एक्सपेक्टेशन हो गई है, भैया हर साल कुछ नया दिखाओ हमें। तो एक साल में इट्स अ वेरी शॉर्ट टाइम फॉर अ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। उसको एक ही साल में सरवाइव करके पैसा कमा कमू के सब कुछ दे देना है कंपनी को, राइट। तो अगर कुछ भी गलत होता है, यहाँ पे कोई भी एजम्पशन हमारी गलत होती है, सो देन अपॉर्चुनिटी टू रिकवर फ्रॉम प्राइसिंग मिस्टेक हमारे पास होती ही नहीं, ऑलमोस्ट ना के बराबर होते हैं, बिकॉज प्रोडक्ट जो है दे आर नाउ ऑफ शॉर्टर लाइव्स। ठीक है। सो इसमें हमारा लॉस ऑफ मार्केट शेयर, लॉस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, दोनों चीजों पे इम्पैक्ट रहेगा। तो दूसरा रीजन ये हो गया। ठीक है। तीसरा रीजन, कस्टमर्स आर मोर नॉलेजेबल बिकॉज दे हैव इजी एक्सेस टू प्राइस एंड अदर इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन एंड डिमांड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट लो प्राइसेस। अब क्या हो गया, कस्टमर भी अपना पहले से चतुर हो गए। ठीक है। तो वो लोग भी पूरा एनालिसिस करके और फिर ही कोई डिसीजन लेते हैं इसके अराउंड। तो ये 3 सबसे इम्पोर्टेंट जो है रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें मतलब किसी भी तरीके की प्राइसिंग अप्रोच है वो डिफाइन करने से, प्राइसेस सेट करने से पहले हमें इन 3 का ध्यान रखना होता है। ठीक है। देन अब टारगेट कॉस्टिंग फॉर टारगेट प्राइसिंग स्टार्ट कैसे होते हैं? स्टार्ट्स विद द टारगेट प्राइस विच इज द एस्टिमेटेड प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट पोटेंशियल कस्टमर्स आर विलिंग टू पे। वो हम मार्केट रिसर्च से पता लगा लेते हैं कि पोटेंशियली इस पे कस्टमर क्या पे करेगा, जो कि बेस्ड ऑन होता है 2 एस्टिमेटेड एस्टिमेशंस पे बेस्ड होता है। पहला, आपकी परसीव्ड वैल्यू क्या है कस्टमर की नजर में, कि आप उसको $2000 डॉलर कह दो, सॉरी ₹2000 का आप फैन की वैल्यू रख रहे हो, एंड कस्टमर भी परसीव करता है कि हाँ यार इसकी 2000 तो होनी ही चाहिए। तो परसीव्ड वैल्यू एंड हाउ कंपिटिटर्स विल प्राइस द कंपीटिंग प्रोडक्ट्स। मान लो आप कोई ऐसा नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो जो आज मार्केट में नहीं है, लेकिन वेरी सून कंपटीशन आएगा और वो आपके प्रोडक्ट का रेप्लिका बनाएगा और वो भी मार्केट में फ्लोट हो जाएगा। तो उनकी प्राइसिंग अगर ज्यादा आपसे अच्छी हो गई, ठीक है, तो भी आपकी फिर सेल्स और उस पे मार्केट शेयर पे इम्पैक्ट आता है। तो ये दोनों जो है टारगेट प्राइस एस्टिमेट करने के पीछे, ये दोनों अजम्पशंस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके। ठीक है। देन आपके 4 steps in developing target prices and target costs. सबसे पहला, develop a product that satisfies the needs of potential customer. प्रोडक्ट मतलब थोड़ा दमदार होना चाहिए, ऐसे ही नहीं कुछ भी बनाया और लॉन्च कर दिया मार्केट में। तो ये सबसे पहली वो है, ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो सेटिस्फाई कर रहा है। देन चूज अ टारगेट प्राइस। टारगेट प्राइस चूज करने के लिए अभी हमने पीछे देखा कि क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट 2 रिलेवेंट फैक्टर्स हैं। ठीक है। Then drive a target cost per unit by subtracting target operating income per unit from the target price. आपने डिसाइड किया 2000 रुपए का फैन, ठीक है। अब उसमें आपने 2000 रुपए में अपना 20% मार्जिन और ऐड कर रखा है। ठीक है। तो देन 80% इज व्हाट यू कैन मैक्सिमम स्पेंड पर यूनिट फॉर प्रोड्यूसिंग दैट पर्टिकुलर फैन। परफॉर्म वैल्यू इंजीनियरिंग टू अचीव टारगेट कॉस्ट। तो वैल्यू इंजीनियरिंग क्या है? बेसिकली जो आपके प्रोडक्शन के, चलो अभी आगे पढ़ ही लेंगे, तो बेसिकली वैल्यू इंजीनियरिंग के थ्रू आप टारगेट कॉस्ट को अचीव करने की कोशिश करते हो। और वैल्यू इंजीनियरिंग क्या है आपका, अब उसको पढ़ लेते हैं।
सॉरी, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? कुछ ज्यादा ही तेज हो रहा है तो अगर नहीं यहाँ नहीं तक कोई doubt? नहीं। ठीक है, ओके। सो वैल्यू इंजीनियरिंग क्या होती है? वैल्यू इंजीनियरिंग इज सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द वैल्यू चेन। अब वैल्यू चेन, रिमेम्बर मैम ने बताया था, वो R&D से स्टार्ट होके कस्टमर सर्विसेज पे जो एंड होती है, वो पूरी की पूरी हमारी वैल्यू चेन होती है। यानी सीक्वेंस ऑफ बिजनेस फंक्शंस भी बोलते हैं उसको, कि इसी सीक्वेंस में एक बिजनेस परफॉर्म करता है। ठीक है, तो सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द वैल्यू चेन with the objective of reducing costs and achieving a quality level that satisfies customers. तो अगर हम उस वैल्यू चेन में को अच्छे से एनालाइज करें और देखें कि कहाँ कहाँ हम जो है, मे बी बिकॉज ऑफ द पुअर डिसीजंस और मे बी बिकॉज ऑफ समथिंग वी आर लूजिंग आवर मनी, अगर हम एक एक उस प्रोसेस को, बिजनेस फंक्शन को अच्छे से एनालाइज करें तो हमें पता लग जाएगा, और इससे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट कम हो सकती है अगर हम उन आइडेंटिफाइड एरियाज पे काम करें कि यहाँ पे हमें कॉस्ट रिड्यूस करने की जरूरत है। ठीक है, सो वैल्यू इंजीनियरिंग एंटेल्स इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्ट डिजाइन, कि कई बार होता है प्रोडक्ट डिजाइन की वजह से ज्यादा कॉस्ट आ रही है, जरा सा ट्विक करो और कॉस्ट मतलब कम हो सकती है, काफी इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, देन चेंजेस इन मटेरियल स्पेसिफिकेशन। अब अगर आप मटेरियल की अपनी स्पेसिफिकेशन चेंज कर दो, कि जैसे अ, अब मैं एक एग्जांपल दूं? हाँ बिल्कुल, प्लीज गो अहेड। तो वैल्यू इंजीनियरिंग हम बहुत करते हैं जब एक प्रोटोटाइप बनता है वर्सेस जो प्रोडक्शन में क्वांटिटी जाती है। तो प्रोटोटाइप 1,000 रुपीज का अगर एग्जांपल बना तो हमारा टारगेट कॉस्ट, क्योंकि MRP के बेसिस पे टारगेट कॉस्टिंग होनी चाहिए अगर 700 रुपीज, और 1,000 में अगर प्रोटोटाइप बना है तो देन वी विल सी कि फैब्रिक क्वालिटी कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, उसके ट्रिम्स बटन्स जो यूज हुए हैं वो कैसे मे बी रिप्लेस कर दें कोई और क्वालिटी से। और लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ FMS टी शर्ट, जो हमको मतलब बन रही है, वेंडर A कैन मेक इट इन दिस क्वालिटी एंड वेंडर B कैन मेक इट इन दिस क्वालिटी। तो A quality of fabric could be cheaper in terms of cost effectiveness, and that could result into a target costing of the MRP that we were aiming at. So we would go ahead with that decision. And if at all our customer is also matching to those aspects, मेरा customer अगर quality उसको value नहीं करता and fabric replacement would not be a decision making aspect here, then I would go ahead with that fabric which is cheaper than going ahead with a better quality fabric. So that's how these decision makings are done, and value engineering is being done in the product stage. इसी को ही मतलब कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से जितना मेरा ऑब्जर्वेशन है, बिल्कुल आयुषी का पॉइंट को, तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा आजकल है ना, कॉटन प्रोडक्ट ज्यादा आते ही नहीं है, उसको मतलब रिप्लेस कर दिया जाता है उसके बेस्ट ऑल्टरनेटिव से, क्योंकि जितने भी कॉटन रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होती होगी, तो इसलिए ऑल्टरनेटिव्स की तरफ दौड़ने लग गए हैं सारे। तो कुछ कंज्यूमर्स बड़े पर्टिकुलर होते हैं, जैसा आयुषी ने बोला कि अगर वो कंज्यूमर्स के लिए एक पॉइंट ही नहीं है कि कौन सा टेक्सटाइल वो उसमें मतलब यान यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, वो कौन से वाला यूज कर रहे हैं, इफ दैट डजंट मेक डिफरेंस, तो थोड़े से ट्वीकिंग से सस्ता यान लगाया और प्रॉफिट कमाया। हाँ, मेरा वो बड़ा पीकी पॉइंट है, इसलिए मैं बोल दिया इस पॉइंट में, लुक मुझे एंड बड़ा फील अगर कॉटन जैसा है तो बहुत सारे कंज्यूमर्स को पता भी नहीं चलता है कि वो कॉटन करेक्ट नहीं खरीद रहे हैं। करेक्ट, उनके करेक्ट। लिए वो प्राइस इफेक्टिवनेस मैटर करता है। तो देन वो कंपनी जो मैम ने बताया था इधर कॉस्ट पे प्ले करती है या प्रोडक्ट पे प्ले करती है। जो कंपनी इस प्रोडक्ट पे प्ले करती है वो कॉस्ट बड़ा बड़ा भी रहा है तो भी वो कॉम्प्रोमाइज करेगी फॉर द कस्टमर टू बाय दैट प्रोडक्ट बिकॉज दे नो देयर टारगेट मार्केट। वेर एज इन दिस केस इनको पता है कि इनका कंपनी कॉस्ट पे प्ले करता है, तो देन दे वुड कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी बिकॉज देयर कंज्यूमर इज नॉट रियली caring for the quality aspect, and like उनके लिए cost is mattering. अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंशियल एग्जांपल आपको बताता हूँ। गेल के स्टेशन से आप जो गैस फिल करते हो सीएनजी में, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू मतलब वो ज़्यादा माइलेज देती है कंपैरेटिवली आईजीएल के।
करीब 10 to 15%, बट क्योंकि एक कमोडिटी प्रोडक्ट है और कोई ब्रांडिंग नहीं है, तो मतलब एंड कंज्यूमर को नहीं पता लग पाता होगा कि ये गेल से आ रहे हैं कि नहीं, उससे आपको आ रहे हैं, स्टेशन पे right? दिखता है, ऐसा नहीं है, अच्छा, दिखता है। ओके। स्टेशन आप चूज कर सकते हो, किस चीज की बट बात क्योंकि हो रही उस है? चीज Is सीएनजी this the power versus the other wo? Like in case of petrol, we have two versions, a normal petrol and a power petrol. हम्म। That's the अच्छा, kind of similar नहीं difference. नहीं नहीं ना नहीं, ना प्रकाश जी बता रहे हैं कि सेम प्रोडक्ट है, बस अगर वो गेल का है तो वो क्या बताया आपने प्रकाश जी? माइलेज कैलोरीफिक वैल्यू, हाँ, कैलोरिफिक वैल्यू। तो अगर वो गेल की गैस है तो वो कैलोरिफिक वैल्यू उसकी बेटर होती है आईजीएल के उस पे। तो हम जैसे नॉर्मल कंज्यूमर्स को लेट से पता ही नहीं है कि अच्छा ऐसा भी डिफरेंस है, तो Correct. मतलब हम इररिस्पेक्टिव ऑफ आईजीएल और गेल हम बस गैस भरवाने में फोकस करते हैं। Yeah. क्योंकि ठीक है, कमोडिटी एंड प्रोडक्ट है, प्रोबेबली आपके पास हाँ, कोई वो नहीं है ना, Yeah. डिफरेंशिएटिंग कोई पैरामीटर नहीं है। एटलीस्ट हम Valid जैसे example. नॉर्मल कंज्यूमर्स के लिए नहीं है वो, जिनको हाँ. नहीं पता चीनी आप निटिग्रिटी देख ऑफ द सकते हो, इंडस्ट्री। चीनी में लुक फील पर ही हम जाते हैं, जबकि उसकी जो अदर क्वालिटी है, मतलब बहुत सारी चीजों में आ जाता है ये। ऑलमोस्ट सारी में ही आएगा, दैट इज वाई Yeah. हम इस हाँ. कॉन्सेप्ट को पढ़ ही रहे हैं, इसीलिए ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सारी जगह पे इम्पैक्ट करता है। मतलब कुछ जो है वो हमें पता लग जाती है, कुछ हमें नहीं पता लगती है। तो वैल्यू इंजीनियरिंग का तीसरा पॉइंट क्या है? टू इम्प्लीमेंट वैल्यू इंजीनियरिंग मैनेजर्स मस्ट डिस्टिंग्विश वैल्यू एडेड एक्टिविटीज एंड कॉस्ट एंड नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज एंड कॉस्ट। ठीक है, तो अगर हमें मुझे ये पता है कि फॉर एग्जाम्पल अब इसमें क्या होगा कि मेरा एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट में मैं गोल्ड, जैसे फैन वाला ओरिजिनल एग्जांपल लूं, फैन को मैं अगर अपने गोल्ड से वो करा रही हूँ, पेंट करा रही हूँ लेट से जगह जगह पे टू मेक इट ब्यूटीफुल, तो मेरी कॉस्टिंग थोड़ी सी बढ़ रही है लेट से, लेकिन हवा वो वैसे ही दे रहा है। ठीक है, तो मैंने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये सिर्फ लुक एंड फील के लिए है, इसका कोई वैल्यू एडिशन नहीं है। तो मैं हो सकता है एक वर्जन ऐसा निकालूं जिसमें मैंने ये कोई एडेड फीचर नहीं दिए जिसकी वजह से मेरी कॉस्ट बढ़े। ठीक है, जैसे गाड़ियों के उसमें बहुत कॉमन एग्जांपल है, राइट? आजकल इतने वेरिएंट्स आने लग गए हैं आपके, आपको म्यूजिक सिस्टम चाहिए, यस तो ये कॉस्टिंग, नहीं तो वो कॉस्टिंग, आपको वो चाहिए तो वो चाहिए तो वो, मतलब बेस मॉडल से टॉप मॉडल में अगर आप बात करें तो ज्यादातर हम गाड़ी वही चलती है इंजन में, क्योंकि अगर एज लॉन्ग एज इंजन इज सेम अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स, तो वही पावर है, वही उससे खींचेगा, सब कुछ सेम होगा फ्रॉम बेस टू टॉप मॉडल। बट अब ये जो नॉन वैल्यू एडेड वो है मतलब फीचर्स हैं, इसको फीचर्स बोल बोल के प्राइसिंग बढ़ा के अब कस्टमर को ओपन कर दे, यू डिसाइड। मतलब हम आप पे कोई फोर्सफुली वो नहीं करेंगे कि हम तो टॉप एंड मॉडल ही बेचेंगे, यू चूज अक्रॉस ऑल मॉडल्स कि तुम आपको क्या चाहिए। ठीक है, सो वैल्यू इंजीनियरिंग में ये भी आता है कि आप उसको सेग्रीगेट कर पाओ, वैल्यू एडेड एक्टिविटीज, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। देन वैल्यू इंजीनियरिंग टर्मिनोलॉजी, वैल्यू एडेड कॉस्ट इज अ कॉस्ट if eliminated would reduce the actual or perceived value or utility। ठीक है, तो वो होती है वैल्यू एडेड कॉस्ट, मतलब जिससे प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस पे असर आ सकता है, उसकी यूजफुलनेस पे असर आ सकता है। सो कस्टमर एक्सपीरियंस फ्रॉम यूजिंग दैट प्रोडक्ट और सर्विस वो डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, और नॉन वैल्यू एडेड कॉस्ट आर cost that if eliminated would not reduce the actual or perceived value or usefulness from customers point of view। ठीक है, तो कई बार मतलब सॉरी एक बस एक्सटेंड कर रही हूँ उसी गाड़ी वाले एग्जांपल को। गाड़ी में ना कई बार ऐसा भी होता है कि आपका विद इन सेम गाड़ी टू टाइप्स ऑफ इंजन भी लॉन्च कर देते हैं कई बार कंपनी, कि 1 लीटर इंजन में भी अवेलेबल है, 1.2 लीटर इंजन में भी वो गाड़ी अवेलेबल है। ठीक है, तो अब ये जो इंजन की कैपेसिटी का चेंज है ना, ये वैल्यू एडेड एक्टिविटी है, ये चेंज वैल्यू एडेड है। ठीक है, बट वो क्योंकि वो वैल्यू एडेड है तो
आपका वो बेसिकली एक्सपीरियंस में डिफरेंस डालेगा, उसकी एक्सपीरियंस में परफॉर्मेंस में। डिफरेंस डालेगा, ठीक है। और ये भी कंज्यूमर को पता भी होता है कि वो एक्सपीरियंस में मेरे डिफरेंस डालेगा, ठीक है। तो अब मैं इसका एग्जांपल आपको देता आई हूँ। फोन फोन में यूजुअली जो हमारे पेरेंट्स हैं, घर में फैमिली मेंबर, हमको ज़्यादा हाई फाई फ़ोन नहीं चाहिए। और हमें क्या करना है, हमको तो यूट्यूब और व्हाट्सएप देखना है और थोड़ा बहुत फेसबुक यूज़ करना है। बट अगर आप देखोगे, हम डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग या यूट्यूब, तो व्हाट्सएप और फेसबुक का जो कंप्यूट रिक्वायरमेंट एंड पावर नेटवर्क है, वो सबसे ज़्यादा होता है फ़ोन के अंदर। हम्म हम्म हेलो। हम्म। Hello. So we will, hey Shwetal, we will continue with the value engineering terminology. So cost increments आपका हो जाएगा, describes when a resource is consumed or benefit foregone to meet a specific objective. तो cost increments क्या हो गया कि जब आपका कोई रिसोर्स कंज्यूम हो गया है किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए, ठीक है। देन आपका लॉक्ड इन कॉस्ट आगे, आर कॉस्ट दैट हैव नॉट येट बीन इनकर्ड but will be incurred in the future based on the decisions that have already been made. तो अभी हम प्रीवियसली ये जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहे थे कि हम ऑलरेडी अपने प्राइसेस को कंट्रोल रखने के लिए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स कर लेते हैं अपने वेंडर्स के साथ, तो वो लॉक्ड इन कॉस्ट होती हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हो, मैं ईयर 1 में आपसे ये रॉ मटेरियल लूंगा, ईयर 2 में इतना लूंगा, ईयर 3 में इतना एट दिस प्राइस लूंगा, तो दोज कॉस्ट आर लॉक्ड इन कॉस्ट, ठीक है। तो किसी भी लॉक्ड इन कॉस्ट को अच्छे से मैनेज करने के लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है उसको लॉक करने से पहले, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले अगर आपने कोई अच्छा डिसीजन लेना है, कोई ऑल्टरनेटिव डिसीजन लेना है, तब तो आप लो। अगर आपने नहीं उस टाइम नहीं लिया तो बस वो लॉक्ड इन कॉस्ट है बेसिकली आपकी, ठीक है। तो अब इस पूरे वैल्यू इंजीनियरिंग और इससे रिलेटेड कॉस्ट इनकरेंस एंड लॉक्ड इन कॉस्ट को समराइज करें तो की स्टेप क्या है। एक तो अंडरस्टैंडिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट, कि कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू एडेड और नॉन वैल्यू एडेड कॉस्ट क्या है, ठीक है। एंटिसिपेटिंग हाउ कॉस्ट आर लॉक्ड इन बिफोर दे आर इनकर्ड, तो उस चीज को मतलब कॉस्ट को भी हमें मतलब पहले से एंटिसिपेट कर लो कि भाई ये खर्चे हमारे लग जाएंगे अगर डिसीजन ले लिया तो, ठीक है। देन यूजिंग क्रॉस फंक्शनल टीम्स टू रीडिजाइन प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस टू रिड्यूस कॉस्ट व्हाइल मीटिंग द कस्टमर नीड्स। तो ये 3 इंपॉर्टेंट हमारे वो स्टेप्स होते हैं वैल्यू इंजीनियरिंग के। आई एम होपिंग कि इस पे अगर आया तो एक थ्योरी क्वेश्चन जरूर आ जाएगा, ठीक है। देन पॉसिबल अनडिजायरेबल इफेक्ट क्या होते हैं वैल्यू इंजीनियरिंग एंड टारगेट कॉस्टिंग के, कि अब हर चीज के पॉजिटिव पढ़ लिए तो अब नेगेटिव भी देखने पड़ेंगे उसका कि क्या हो सकता है। सो अनलेस मैनेज प्रॉपरली वैल्यू इंजीनियरिंग एंड टारगेट कॉस्टिंग कैन हैव अनडिजायरेबल इफेक्ट्स। नंबर 1, एम्प्लॉइज में फील फ्रस्ट्रेटेड इफ दे फेल टू अटेन टारगेट्स, ठीक है। क्योंकि आपने एम्प्लॉइज को टारगेट दिया, भाई तेरे को अपने डिपार्टमेंट की कॉस्ट इतनी लानी पड़ेगी। लेट से प्रीवियस ईयर 2 लाख रुपीज खर्च हुए थे उसके ओवरऑल प्रोसेस मैनेजमेंट में, उसको एक टारगेट दे दिया इस साल आपके 1,90,000 या 95,000 होने चाहिए, करो कम्बट में, कैसे करोगे अब आप, ठीक है। अगर वो टारगेट मीट नहीं हुए तो एम्प्लॉइज मतलब दे मे फील फ्रस्ट्रेटेड और मोरल डाउन हो जाएगा कि अरे यार टारगेट मीट नहीं हुआ, पता नहीं बोनस हाथ लगेगा कि नहीं, पता नहीं ये हुआ कि ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है द क्रॉस फंक्शनल टीम में ऐड टू मेनी फीचर्स जस्ट टू अकोमोडेट द डिफरेंट विशेस ऑफ आवर टीम मेंबर्स। तो अब कस्टमर नीड को ध्यान में रखते हुए कई बार ऐसा हो सकता है कि मतलब एक एक ऐसी टीम है जिसको बाकी सारे टीम्स की सुननी है, अगर जैसे कि प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट टीम को हर कोई फीडबैक देके जा रहा है, मार्केटिंग वाला एक फीडबैक देके जा रहा है कि यार जब भी मैं मार्केटिंग करने जाता हूँ ना अपने प्रोडक्ट की, मुझे यार ये वाला फीडबैक मिलता है, यार इस पे कुछ काम करो, ठीक है। फिर कस्टमर सर्विस वाला डिपार्टमेंट है वो अपना अलग बता रहा है कि यार सेल वेल तो हो जाती है चलो ठीक है, उसके बाद कस्टमर हमें इन इन पॉइंट्स पे बहुत ज्यादा सुना,
ठीक है, तो प्लीज इसके ऊपर कुछ करो। ऐसे ही हो सकता है प्रोडक्शन वाला भी जाके डिजाइन वाले को बोले कि प्रोडक्शन में ना अगर मैं ये चीज थोड़ी सी ट्वीक कर दूं ना तो मेरा बड़ा सही हो जाएगा। तो डिजाइन वाला क्या करेगा, वो बेचारा मतलब जो R&D में जो बैठा है, वो जो जो ये सब चीजों पे काम करने के लिए बैठी है टीम, उनके ऊपर थोड़ा ज्यादा प्रेशर आ जाएगा कि भाई अब कैसे करूं, इतना सब कुछ कैसे मैनेज करूं, हर कोई फीडबैक देने में लगा हुआ है। ठीक है, तो ये एक मतलब हो सकता है। Then a product may be in development for a long time as the team repeatedly evaluates alternative design. तो कई बार ये भी एक वो हो सकता है कि आप तब तक उसे प्रोटोटाइप, जैसे आयुषी ने बोला कि हम प्रोटोटाइप बनाते हैं, तो कई बार आप प्रोटोटाइप स्टेज में इतना लंबा रह जाते हो कि उसको प्रोडक्शन में लाते ही नहीं हो। ठीक है, तो वो भी एक फिर इम्पैक्ट है ना, जब तक क्योंकि वो प्रोडक्शन में नहीं आएगा तो वो कैसे बेनिफिट कैसे कमाएगा, उसको अपनी R&D कॉस्ट भी तो उसी से ही निकालनी है, प्रोडक्शन में आके सेल होके प्रॉफिट कमा के ओवरऑल, तभी तो वो प्रोडक्ट अपनी मतलब बेनिफिट दे पाएगा। नहीं तो बस कॉस्ट ही लगी जाएगी लगी जाएगी लगी जाएगी जब तक प्रोटोटाइप चल रहा है फेज। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल कन्फ्लिक्ट्स में डेवलप as the burden of cutting costs falls unequally on different business functions in the company's value chain। ठीक है, तो बेस मतलब ये हो जाता है कि किसी को कोई ज्यादा टारगेट मिल गया कम करने का कॉस्ट को, किसी को कम मिला, तो वो अगर अनइक्वली मतलब बट गए हैं, अच्छे से साइंटिफिकली टारगेट्स नहीं मिले हैं लोगों को रिड्यूस करने के, तो फालतू में किसी उसके ऊपर अनड्यू प्रेशर आ सकता है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को। तो हम क्या इन अनडिजायरेबल इफेक्ट्स को अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम encourage employee participation कर सकते हैं and celebrate small improvements towards achieving the target cost। कि छोटे छोटे जो गोल्स हैं उनको भी ओवरऑल जो मेरे लॉन्ग टर्म गोल में हेल्प कर रहा है, उसमें जब छोटे छोटे टारगेट्स भी जब हम अचीव करते हैं, वी शुड सेलिब्रेट दैट सो दैट एम्प्लॉय फटीग इकट्ठा ना हो जाए, कि all time focused on reducing the target cost। ठीक है, we can also focus on the customer, pay attention to schedules, set cost cutting targets for all value chain functions to encourage a culture of teamwork and cooperation। ऐसा नहीं कि किसी डिपार्टमेंट को तो दे दिया टारगेट, किसी को बिल्कुल नहीं दिया, सबको दे दो इकट्ठे कि भैया तुम सबको ही, तुम इस पूरे ओवरऑल वैल्यू चेन का पार्ट हो, तो सबको ही टारगेट लेना पड़ेगा। ये थी सारी हमारी टारगेट बेस्ड कॉस्टिंग। इसके बाद आती है आपकी कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। उसको कॉस्ट प्लस प्राइसिंग क्यों बोलते हैं वो अभी आगे इसमें डिफाइन किया हुआ है। तो अगर हम मार्केट बेस्ड अप्रोच नहीं यूज कर रहे हैं अपने उसके लिए, तो हम वी यूज कॉस्ट बेस्ड अप्रोच। तो कॉस्ट बेस्ड अप्रोच का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, setting up a cost based selling price adds a markup component to the cost base। आप कॉस्ट पहले डिसाइड कर लेते हो कि इस इतने कॉस्ट पे मैंने प्रोडक्ट सेल करना है, और उसके ऊपर एक सेलिंग मतलब मार्जिन ऐड करके आप सेलिंग प्राइस वो करते हो। तो यूजुअली इट इज ओनली अ स्टार्टिंग पॉइंट इन द प्राइस सेटिंग प्रोसेस। फिर उसके बाद मार्कअप क्या होता है, मार्कअप इज समवट फ्लेक्सिबल बेस्ड पार्शियली ऑन कस्टमर्स एंड कॉम्पिटिटर्स। अब आपको पता है कि आपके प्रोडक्ट का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, तो ऑब्वियस है आप हायर मार्कअप रख सकते हो कॉस्ट के ऊपर। ठीक है, लेकिन अगर आपको पता है इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव मार्केट, तो आप क्या करोगे, आप जो वो मार्कअप की वैल्यू है उसको कम रखोगे, उसको ज्यादा नहीं बढ़ने दोगे। ठीक है, देन बिकॉज अ मार्कअप इज एडेड, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग इज ऑफन कॉल्ड कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट पे मार्कअप ऐड करते हो, एंड where the plus refers to the market component। ठीक है जी। सो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में आपके पास उसको डिटरमाइन करने के आपके पास काफी सारे तरीके हैं। चूज अ मार्कअप टू अर्न अ टारगेट रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विच इज द टारगेट एनुअल ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय इन्वेस्टेड कैपिटल। तो ये एक मेथड होगा कि आपने जैसे मैंने वो एग्जांपल दिया था कि 10 लाख पे आपने एज्यूम किया कि 20% तो मुझे अर्न करना ही है, 12 लाख। चलो जी, अब आपने कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, आपने 2 लाख उस पे अर्न करनी है, तो अब आप मार्कअप वैल्यू ऐड कर दोगे 20%। ठीक है, then computing the specific amount of capital invested in a product is challenging because it requires
difficult and arbitrary allocations of investment in equipment and buildings. तो कई बार क्या होता है, हम इस कि कितनी कैपिटल इन्वेस्टेड है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, उस चीज को कई बार एनालाइज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है? क्योंकि हो सकता है वो सेम कैपिटल आप मल्टीपल 3-4 प्रोडक्ट बना रहे हो, तो सही से एलोकेट नहीं करे। जब हम एलोकेशन की बात कर रहे थे, तो सही रॉन्ग एलोकेशन में लीड टू रॉन्ग कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। Then, because computing the specific amount of capital invested in a product is challenging, sometimes managers use alternate cost basis to set prospective selling prices. तो क्या कॉस्ट बेसिस यूज करते हैं? कई बार वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, वेरिएबल ओवरऑल कॉस्ट, विच समटाइम्स इंक्लूड मार्केटिंग आल्सो वेरिएबल कॉस्ट में, ठीक है? देन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड देन फुल कॉस्ट। तो ये 3-4 टाइप के वो बेस यूज करते हैं, जिसके मतलब ताकि सेलिंग प्राइस इस ये बेस सेट कर लिया मैंने, इसके ऊपर अब मैं मार्कअप ऐड कर दूंगा और मेरा सेलिंग प्राइस डिसाइड हो जाएगा, ठीक है? कॉमन बिजनेस प्रैक्टिस क्या है? मेनी मैनेजर्स यूज फुल कॉस्ट फॉर देयर कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग डिसीजंस। बिकॉज क्यों वो फुल कॉस्ट यूज करते हैं? हमने 4 मेथड देखे, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड फुल कॉस्ट। तो ये 4 मेथड में जनरली कॉमन बिजनेस प्रैक्टिस में फुल कॉस्ट को ही कंज्यूम करा जाता, मतलब यूज किया जाता है बेस सेट करने के लिए कि इसके ऊपर मार्कअप से बनाएंगे हम। वो क्यों किया करते हैं? क्योंकि इट अलाउज फॉर फुल रिकवरी ऑफ ऑल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड इट अलाउज फॉर प्राइस स्टेबिलिटी एंड इट इज अ सिंपल अप्रोच। ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी सिंपल अप्रोच कि जब मुझे अपने प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट पता है, कॉस्ट के ऊपर मेरे को मार्कअप ऐड करना है, तो दैट इज फेयरली इजी फॉर मी, राइट? हम भी यही करते थे जब व्हेन आई वाज इन टॉवल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो हम लोग भी यही करते थे। कॉस्ट पे अराइव करा, रॉ मटेरियल कॉस्ट देखी, ये देखी, प्रोसेस कॉस्ट देखी, सारी कॉस्ट लगाई कि वो मतलब उसमें कुछ स्पेशल अटेंशन, कभी कभी ऐसे वो आ जाता था कि एम्ब्रॉयडरी की जैसे स्पेशल वो रिक्वायरमेंट है, तो उसमें एम्ब्रॉयडरी वाले प्रोसेस की भी कॉस्ट ऐड करी, टोटल कॉस्ट पे अराइव किया और उस पे मार्कअप ऐड कर दिया, ठीक है? तो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, द सेलिंग प्राइसेस कंप्यूटेड अंडर कॉस्ट प्लस प्राइसिंग आर प्रोस्पेक्टिव प्राइसेस, ठीक है? एक क्विक क्वेश्चन है रचिता, हाँ कितना बचा हाँ, ये चैप्टर? ये बस यार जरा सा ही बचा है। बाकी मतलब इस कॉस्ट प्लस के बाद मतलब आपका एक इसमें टॉपिक और बचा, लाइफ साइकिल प्रोडक्ट बजटिंग एंड इसमें कोई वो है क्या क्वेश्चन, मतलब that we can look at how this theory can be implemented? बुक में तो आई एम होपिंग डेफिनेटली होगी। यस, बुक में तो है, काफी सारे क्वेश्चंस हैं। Can we try one? मतलब theory we can of course touch base, but एक आध क्वेश्चन हम देख ले तो। मैं जल्दी से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अग्री। तो टारगेट मैन्युफैक्चरिंग क्वेश्चन की तरफ ही चलते हैं। ये इनके जो एग्जांपल होते हैं बहुत बड़े होते हैं। अब इसमें सारे रिक्वायर्ड हैं। ऐसा लगता है बुक राइटर को ये जस्टिफाई करना होता है कितनी बुक में पेजेस है। नहीं, बट जिसकी जिंदगी ही मान लो ये बुक हो, वो तो चाहेगा ना कि मैं सबसे बेस्ट प्रोडक्ट दूं मार्केट में। हाँ वो सो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट कैसे साबित होगा? वो जितने ज्यादा उसके एग्जांपल्स होंगे, हम्म, जितना ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगी, लोगों को समझ में आ रहा होगा उसके तो फिर एग्जांपल्स। उतना ही धीरे बताना पड़ेगा उसको उस बात को। बट एक बार समझ में आया तो समझ आ ही जाएगा। चलो ये करते हैं, हम प्रॉब्लम फॉर सेल्फ स्टडी करते हैं, ठीक है? अब इस प्रॉब्लम को मैं रीड आउट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। रिकंसिडर द एस्टल कंप्यूटर एग्जाम्पल, पेज 527 पे ऑलरेडी दिया हुआ है। एग्जाम्पल पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। 527
चल मैं एग्जांपल ही पढ़ लेती हूँ यार, जैसे अभी हमने कॉस्ट प्लस प्राइसिंग पढ़ रहे थे, ठीक है। तो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग के ऊपर टारगेट रेट ऑफ रिटर्न कैसे वो करते हैं। सपोज एस्टिल यूजेस 12% markup on the full unit cost of Provalate 2 to compute the selling price. The cost plus price is cost base आपकी full unit cost है 720, ठीक है। मार्कअप आपने डिसाइड किया कि 12%, सो आपने 720 का 12% इसमें ऐड कर लिया विच इज 86.40। तो टोटल प्रोस्पेक्टिव सेलिंग प्राइस आपने करा $806.40, ठीक है। अब इसमें अच्छा तो वहीं जाना पड़ेगा। मुझे वो 720 पे 20%। 12%। ओके, हाँ मैंने गलत सुना। मैं 20% 86 कैसे हो सकता है? नहीं, ठीक है। हम ये मतलब क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैलकुलेटिंग प्रोडक्ट कॉस्ट फॉर लॉन्ग टर्म प्राइसिंग डिसीजंस है। Astel's market research indicates that the market for Provalate is becoming increasingly competitive. Astel's managers face an important decision about the price to charge for Pro Value. So, managers first review data for the year ended 2016. Astel has no beginning or ending inventory of Pro Value, and manufacturers and sells 1,50,000 units during the year, ठीक है। कोई इन्वेंटरी नहीं है उनके पास, सीधा 1,50,000 यूनिट्स ड्यूरिंग द ईयर सेल कर रहा है। एस्टिल यूज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ABC बोलते हैं जिसको, टू एलोकेट कॉस्ट्स एंड कैलकुलेट द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ प्रो वैल्यू। Astel's ABC system has 3 डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। सो डायरेक्ट में आ गया आपका डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर एंड डायरेक्ट मशीनिंग कॉस्ट, ठीक है। और 3 मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है उनके जो कॉस्ट पूल्स, जिसमें ऑर्डरिंग एंड रिसीविंग कंपोनेंट्स आपका पहले हो गया, मतलब एक हो गया। देन टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स, ये दूसरा। एंड तीसरा है रीवर्क, यानी कि करेक्टिंग एंड फिक्सिंग एरर्स एंड डिफेक्ट्स जो हमने प्रोड्यूस किया है, उसमें एरर और डिफेक्ट हमें खुद ही पता लग गया है अगर वो फाइनल सेल करने से पहले, तो हम पहले ही उनके वो एरर्स और डिफेक्ट्स को करेक्ट कर देंगे। तो उसके लिए तो ये 3 मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है उनके। Then Astel considers machining costs as a direct cost of Pro Value because these machines are dedicated to manufacturing Pro Value. तो ये हमें पता है अगर कोई चीज मैं डायरेक्टली किसी से कोरिलेट कर सकती हूँ तो वो उसी का ही मतलब डायरेक्ट फिक्स्ड या डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट बन जाती है, अगर मैं डायरेक्टली ट्रेस आउट कर सकती हूँ कि वो क्यों कर रहे हैं हम एक्सपेंस। तो इस केस में उन्होंने बोल दिया है कि मशीनिंग कॉस्ट आपकी प्रो वैल्यू से डायरेक्टली रिलेटेड है। Astel uses a long run time horizon, 1 year, to price pro value. Over this horizon, Astel's managers observe the following. डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरी विद द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रो वैल्यू प्रोड्यूस्ड, मतलब जितनी ज्यादा शायद प्रोड्यूस करेंगे उतना ही रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट में वो डिस्काउंट शायद ले पाए हायर उस पे, ठीक है। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर कॉस्ट वेरी विद द नंबर ऑफ डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर आवर्स यूज्ड। एंड थर्ड पॉइंट, डायरेक्ट मशीनिंग कॉस्ट आर फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ लीजिंग। सो 300,000 machine hours of capacity each year for multiple years. So these costs do not vary with the number of machine hours used each year. जब तक वो relevant range बता दी है इन्होंने इसमें यहाँ पे 3 लाख machine hours है, मशीन जो उन्होंने लीज ली हुई है वो। Each unit of pro value requires 2 machine hours, ठीक है। तो
तभी वो 1.5 लाख बना पा रहे हैं। ठीक है, वो कोरिलेट कर लिया, उन्होंने लिखा है ना कि दे मैन्युफैक्चर एंड सेल्स 1,50,000 यूनिट्स ड्यूरिंग द ईयर। तो क्योंकि उनकी मशीनिंग जो है, एक प्रो वैल्यू बनाने में 2 मशीनिंग आवर लेते हैं, और जो उन्होंने लीज की हुई है मशीनिंग, उसके पास 3 लाख मशीन आवर्स ही है। तो ओवरऑल इनकी कैपेसिटी 1,50,000 की ही है। ठीक है, these costs do not vary with the number of machine hours used each year. Each unit of Pro Value requires 2 machine hours. In 2016, Astel uses the entire machining capacity to manufacture Pro Value. सिंपल है, 2 into वो 3 लाख जो मैंने बात करी। उसके बाद ऑर्डरिंग एंड रिसीविंग, टेस्टिंग एंड inspection and rework cost vary with the quantity of their respective cost drivers. तो ये हमें वेरिएबल कॉस्ट बताना चाह रहा है क्वेश्चन में कि ये वेरिएबल कॉस्ट है। फॉर एग्जांपल, ऑर्डरिंग एंड रिसीविंग कॉस्ट वेरी विद द नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ठीक है, and in the long run, staff members responsible for placing orders can be reassigned or laid off if fewer orders need to be placed, or increased if more orders need to be processed. तो ऑर्डरिंग एंड रिसीविंग कॉस्ट जो है आपकी, एंड सिमिलरली टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन रिवर्क कॉस्ट, ये सारी वेरिएबल है। उन्होंने ऑर्डरिंग का एक एग्जांपल दे दिया कि आप इसकी लेबर जो है वो बढ़ा घटा सकते हो। तो बेसिकली कम ऑर्डर तो कम रख लो लेबर, ज्यादा ऑर्डर तो ज्यादा कर लो लेबर को, तो है ये वेरिएबल कॉस्ट इन शॉर्ट। ठीक है, द फॉलोइंग एक्सेल स्प्रेडशीट समराइजेस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंफॉर्मेशन टू प्रोड्यूस 1,50,000 यूनिट्स ऑफ प्रो वैल्यू इन 2016। As described in Chapter 5, management accountants calculate the indirect cost per unit of the cost driver in column 6 by dividing Astel's total cost in each cost pool by the total quantity of the cost driver for that cost pool. अब इस एग्जाम्पल में इन्होंने जितने भी टाइप के आपको ऊपर क्वेश्चन में कॉस्ट बताई हुई है, उसको सेग्रीगेट कर लिया है कि डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कौन सी है और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कौन से हैं। ठीक है, और अगर कोई कॉस्ट ड्राइवर है तो वो क्या कॉस्ट ड्राइवर है। ठीक है, अब इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इन्फॉर्मेशन टू प्रोड्यूस 1,50,000 यूनिट्स ऑफ प्रो वैल्यू। कॉस्ट कैटेगरी है आपकी 1, विच इज डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। उसके अंडर में सबसे पहली कॉस्ट आ रही है डायरेक्ट मटेरियल की। अब डायरेक्ट मटेरियल क्या है, उसका वो कॉस्ट ड्राइवर है नंबर ऑफ किट्स। ठीक है, तो 1 किट पर यूनिट, एक यूनिट बनाने के लिए एक किट की Correct. जरूरत लगती है। तो 1,50,000 यूनिट्स की जरूरत पड़ती है हमें। 1,50,000 यूनिट्स के Did लिए we हमें lose you, Rachita? 1,50,000। I can hear you, Pooja. Hello. I can hear both of you. बाकी सबको आवाज आ रही है क्या रचिता की? हाँ आ रही है। श्वेतल की आवाज नहीं आ रही है मुझे। मुझे आप सबकी आवाज आ रही है। हाँ तो आ रही है, इट्स क्लियर। अब पता नहीं पूजा को बाकी सबके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। पूजा, रचिता आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आई कैन हियर यू पूजा। ओके, अभी चली गई थी पता नहीं आपकी आवाज। आई डोंट नो इफ हाँ। अदर्स कुड हियर यू। हाँ हाँ, सब बीच में सुन पा चुप रहे हो थे, गई बस थी वो। आप। यू ठीक स्टॉप है, सब रीडिंग ना फॉर अ व्हाइल। शायद, आई डोंट नो, आई डिडंट नोटिस। तो मैं अब ये डायरेक्ट मटेरियल की बात कर रही थी कि आपकी नंबर ऑफ किट्स हमारी एक लगती है पर फॉर 1 यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो 1,50,000 यूनिट मैन्युफैक्चर करना है, तो 1,50,000 किट लगेंगी मेरी। और इन्होंने कॉस्ट पर यूनिट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर बताया हुआ है। तो कॉस्ट ड्राइवर मेरा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ किट्स है, तो पर यूनिट किट की कॉस्ट है $460। ठीक है, $460 है। तो टोटल निकालेंगे तो 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय $460, ये आपकी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर में क्या है, वो लेबर आवर्स। तो एक किट, एक यूनिट बनाने के लिए 3.2 लेबर आवर्स लगते हैं आपके। ठीक है, और एक लेबर आ रहा है 20 रुपीज का। ठीक है, तो अगर एक यूनिट को बनाने के लिए 3.2 लगते हैं आपके,
तो 1,50,000 यूनिट बनाने के लिए आपके कितने लेबर आवर्स लगेंगे? 6.4 4,80,000। अच्छा 4,80,000। ओके ये 3.2 लग रहा है एक यूनिट के लिए, तो 1,50,000 के लिए 4,80,000। देन हम्म, मशीनिंग में, क्योंकि हमने ये क्वेश्चन में शुरू में ही आइडेंटिफाई कर लिया था कि वैसे ये मशीनिंग जो है इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मेरा इस प्रोसेस है फॉर अ हाँ कैपेसिटी रचिता ऑफ अप टू वन देन लाख के बाद आपने कुछ बोला? मैं बोल ही रही हूँ, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी क्लियरली कि नहीं? नहीं देन के आई बाद थिंक मैंने पहले भी मिस किया आपका पूरा अभी मुझे सेंटेंस। आ रही थी रजत, अभी मुझे आ रही थी। I'm hear everything very clearly. Not तो अभी बीच सो बीच में कट रही है, लेकिन रचिता ही इज राइट, मेरे लिए भी कुछ पोर्शंस बीच में कट रहे हैं। it's the network error on their अच्छा end. सेंटेंस अगर बीच में से गड़बड़ हो जाता है आप लोगों हाँ के एंड पे वो नेटवर्क है, क्योंकि अगर आयुषी को मेरी पूरी आवाज आ रही है तो इसका मतलब मेरे एंड पे नहीं नेटवर्क का इशू। हाँ राइट राइट। रुको कनेक्शन चेंज करते ठीक हैं। है, तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ। I missed, डायरेक्ट मशीनिंग हाँ, आवर्स जो है I मेरे, missed वो the हमें रचिता, आई मिस द पॉइंट ऑन कॉस्ट पर यूनिट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर कैसे निकाला है? कॉस्ट पर यूनिट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर, हाँ जो पर यूनिट एच ऐसे कॉलम, निकालोगे ना, जैसे 3.2 है आपकी फॉर एग्जांपल लेबर वाले में 3.2 हाँ आपको लेबर आवर्स लगते हैं। 64 होगा ना ये? एक मिनट हाँ मतलब 64 होगा, बट मैं पूजा को एक बार समझा देता हूँ। तो ओके 3.2 आवर्स पूजा अगर आपके पास लग रहे हैं एक यूनिट को बनाने के लिए, ठीक है, तो हम्म, आपको एक यूनिट वन लेबर आवर की वैल्यू दी हुई है $20, तो $20 मल्टीप्लाई बाय 3.2, ठीक है, विच इज एज राइटली पॉइंटेड आउट बाय प्रकाश जी 64 हो जाएगा एक यूनिट के लिए। दिया हुआ है ठीक है, हमें, एच कॉलम दिया हुआ है। एच कॉलम कॉस्ट पर यूनिट, कितने कॉलम है इसमें? एच तक 8 आई थिंक। अरे बहुत मुश्किल होता है सही में। हाँ क्योंकि जो पढ़ के सुनाता है कुछ एग्जाम में वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है फिर। हाँ उसको उसकी समझ और आपकी समझ में हम्म मतलब उसके क्वेश्चन पढ़ने की समझ भी डिफरेंट हो सकती है ना। हाँ वो होता है लैग रहता है वो अंडरस्टैंडिंग लैग। तो यार ये क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ है, आई थिंक यही एग्जाम्पल में वो लोग फर्स्ट टाइम पोर्ट्रे कर रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन में तो थ्योरी थ्योरी ज्यादा लिखी हुई थी। एंड दैट इज नॉट अ कैलकुलेटेड कॉलम, मतलब इट्स अ गिवन सॉर्ट ऑफ, कहीं हाँ पे भी, काइंड राइट? ऑफ, हाँ अभी इस ठीक है पर्टिकुलर एग्जाम्पल के केस में इट्स अ गिवन कॉलम। ठीक है। ठीक है, सो डायरेक्ट मशीनिंग आवर्स पे पहुंच गए थे। मशीन आवर्स मेरे, हमें पता है कि सारे मशीन आवर्स मेरे यूटिलाइज हो रहे हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग एग्जिस्टिंग कैपेसिटी। ये क्वेश्चन में क्लियरली कॉल आउट थी। और पर मशीन आवर आपका $38 का पड़ता है, और आपके यूज हो रहे हैं 3 लाख मशीन आवर्स, क्योंकि फॉर वन यूनिट के लिए आपके 2 मशीन आवर्स लगते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग वन यूनिट। तो इसीलिए आपके 3 लाख लग रहे हैं फॉर 1,50,000 यूनिट। अब हम बढ़ते हैं ओवरहेड्स की तरफ। ये अब तक जो थे वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी। ओवरहेड को हम इनडायरेक्ट भी बोल सकते हैं। वो इनडायरेक्ट है, इसीलिए ही हम उन्हें ओवरहेड की फॉर्म में एलोकेट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्टली ट्रेसेबल नहीं है, तो हमने एक मैथ बिठा दी कि इसके बेसिस पे हम ऐसे इसको ओवरहेड को एलोकेट करते हैं। अब ऑर्डरिंग एंड रिसीविंग जो है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपके आते हैं 50 दिए हुए हैं इसमें, 50 ऑर्डर्स पर कंपोनेंट। मतलब एक 50 ऑर्डर्स पर कंपोनेंट, आई डोंट नो इसका मीनिंग क्या बना। तो इन्होंने लिखा हुआ है पर कंपोनेंट, तो 450 कंपोनेंट्स हैं हमारे। ठीक है टोटल। अच्छा, ऑर्डरिंग एंड रिसीविंग मतलब रॉ मटेरियल की ऑर्डर कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तो पर कंपोनेंट आपका, अगर आपके 50
ऑर्डर्स जाते हैं तो आपके टोटल उसमें जा रहे हैं 450 कंपोनेंट्स के हिसाब से, ठीक है। तो जिसकी टोटल कॉस्ट आ रही है आपकी 22,500, क्योंकि कॉस्ट पर ऑर्डर आपका $80 है। ये मुझे नहीं समझ आया। मैं अभी बता देता हूँ आपको, अगर ये समझ नहीं आया तो। आपके पास एक उसके लिए क्या नाम है, ऑर्डर्स पर कंपोनेंट, आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपको कितने करने पड़ते हैं, 50 एक कंपोनेंट के लिए, ठीक है। ओके, 50 ऑर्डर प्लेस करने पड़ते हैं एक प्रोडक्ट यूनिट के लिए। एक प्रोडक्ट यूनिट नहीं बोला हुआ, 50 ऑर्डर्स पर कंपोनेंट बोला हुआ है कि आपको 50 ओके। ऑर्डर्स पर कंपोनेंट एंड टोटल 450 कंपोनेंट्स के लिए आपको। हम्म। तो मेरे पास कितना हो गया, 450 कंपोनेंट डिवाइडेड बाय 50। मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 22,500 22,500 आएगा। और डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। हाँ, तो 450 क्या किया है, 450 मल्टीप्लाई बाय 50 किया है इन्होंने, हाँ ठीक है। सो ऑर्डर्स पर ऑर्डर्स उतने होते हैं। पर सब लोग कंपोनेंट लग रहा आता है है। थकने लग गए हैं, मैं भी हाँ थक गया। ऑर्डर्स, हाँ मेरा भी ये, बस मैं लास्ट ही करा रहा हूँ, मेरे भी आपके 50 लिए तो ऑर्डर्स। बहुत। अच्छा आप प्लीज फोकस कर लेते हैं। 50 ऑर्डर्स पर कंपोनेंट है आपका, ठीक है। और हम्म। आपको 450 कंपोनेंट चाहिए है फॉर ओवरऑल हम्म। प्रोडक्शन। तो आपको ओके। कितने ऑर्डर लग रहे हैं, 450 मल्टीप्लाई बाय 50, 22,500, ठीक है। ओके। हम्म। और एक ऑर्डर की कॉस्ट है $80। तो जब टोटल कॉस्ट निकालने लगेंगे तो 22,500 मल्टीप्लाई बाय 80 करेंगे शायद, एंड तब आपकी ओवरऑल कॉस्ट निकल के आ जाएगी फॉर ऑर्डरिंग एंड रिसीविंग, ठीक है। हम्म। तो अब आगे टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन में भी ऐसे ही दिया हुआ है कि 30 टेस्टिंग आवर्स लगते हैं पर यूनिट। तो ओके। 1,50,000 यूनिट के लिए आपको कितने टेस्टिंग आवर्स लगेंगे, 30 मल्टीप्लाई बाय 1,50,000 विच इज 45 लाख आवर्स। और एक हम्म। आवर की कॉस्टिंग है आपकी $2, ओके, तो वो ठीक है। $9,000 हो जाएगा आई थिंक। 9,000 नहीं हो जाएगा, 45 लाख अच्छा, 45 लाख, ओके। 90 लाख हो आवर्स जाएगा। दिए हुए हैं। हाँ 90 हाँ, लाख रीवर्क है आपका, रीवर्क आवर्स। 90 लाख, 90, ये $90 लाख हो जाएगा ना। करेक्ट, सब कुछ डॉलर में है। हाँ, तो रीवर्क जो भी। आवर्स आपके हो गए हाँ। 2.5 rework hours per defective unit, ठीक है। तो आपके डिफेक्ट कितने निकलते हैं, डिफेक्ट का रेट उन्होंने मेंशन किया हुआ है 8% है डिफेक्ट का रेट। तो अगर आप 1,50,000 यूनिट्स बनाते हो तो आपका 8% डिफेक्टिव यूनिट्स निकलते हैं। इसका मतलब आपके 12,000, 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 8%, आपके 12,000 जो है वो डिफेक्टिव यूनिट्स निकलते हैं। तो एक यूनिट के डिफेक्ट को ठीक करने में 2.5 घंटे खर्च होते हैं। तो 12,000 यूनिट में कितने होंगे, 30,000 आवर्स, हम्म। ठीक है। और एक आवर जो है आपका डिफेक्टिव आवर, वो $40 की कॉस्टिंग पड़ती है उसकी, एक आवर की, ओके, तो ठीक है, 30,000, $120,000। डॉलर्स, ठीक है। तो अब इसमें क्या है आपका, आगे क्या बोलता है क्वेश्चन, ये सारी हमने मतलब कॉस्ट इंफॉर्मेशन हमें दी है ये इसमें। अब आगे बोल रहा है एग्जिबिट 13.2 shows the total cost of the manufacturing pro value in 2016। जो टोटल कॉस्ट निकल के आई है वो है $102 million बाय वेरियस कैटेगरीज ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट में मैंने बता दिया आपको, ये डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एंड ओवरहेड वाली जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट लिखा हुआ उसको हम इनडायरेक्ट भी बोलते हैं, ये भी मैंने बताया। तो सारी डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिला के ये बोल रहे हैं $102 million है ओवरऑल कॉस्ट बाय वेरियस कैटेगरीज ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट।
द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट इन एग्जिबिट 3.2 जो निकल के आ रही है पर यूनिट, आप क्योंकि यहाँ पे कॉलम एच में पूरा वन पर यूनिट आपको वो दिया हुआ है, हम्म कॉस्ट पर यूनिट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर दिया हुआ है, तो आपने इसको टोटल कर लोगे कॉलम को तो 680, ठीक है। ओके पर यूनिट आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 680, 680 मल्टीप्लाई, मैं चेक कर रहा हूँ बस एक बार, ये इन्होंने जो 102 की जो बात करी है, 680 मल्टीप्लाई बाय 1,50,000, हाँ सही बोल रहे हैं, $102 मिलियन, बिल्कुल सही बोल। तो हम्म देन माय अपॉलॉजीज, आई थिंक मैं इसको गलत रीड कर रही थी, मैं इसको ये रीड कर रही थी कॉस्ट पर यूनिट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर, मतलब कि कॉस्ट ड्राइवर की एक यूनिट की कितनी कॉस्ट पड़ रही है, जबकि ये दिया हुआ है कि एक यूनिट के लिए जितना कॉस्ट ड्राइवर लग रहा है, जैसे 2.5 आवर्स ऑफ रीवर्क अगर लग रहा है एक हम्म यूनिट में, हम्म हम्म। तो 2.5 आवर्स की कॉस्ट दी हुई थी, वो आपको 40, ठीक है। ये अब हम इस आगे तरीके से बढ़ते हैं, सॉल्व करके दिखाना होगा ना एग्जाम में? ये सॉल्व नहीं है, ये अभी बस एक एग्जांपल है इस कॉस्टिंग को समझने के लिए, तो पूरी थ्योरी ओके है, इस थ्योरी को अभी आपको क्वेश्चन अभी नहीं आया है, क्वेश्चन तो अभी आगे आएगा शायद, मैं क्वेश्चन ठीक है। पूछूं? क्या? हेलो, मेरा एक हाँ क्वेश्चन है कि जो मैम ने शीट दी थी असाइनमेंट्स वाले जो क्लास में कराए थे, उतने क्वेश्चंस कर ले तो एग्जाम में पास हो जाएंगे। सॉरी, वो तो ये जाने है चाहिए, बट एक्चुअल लाइफ हैक। ये यस, वो तो बिल्कुल जाने चाहिए, वो वाले मैम के दिए प्लस, प्लस आपको जितनी भी बुक में प्रीवियस ईयर मिल रहा हो। क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, अगर आप वो कर लो तो बुक मैं सिर्फ इसीलिए सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि अभी ये कॉन्सेप्चुअली सबके लिए न्यू है, तो बुक में सॉल्यूशन वाले आंसर दिए हुए हैं, तो अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम स्टार्टिंग कर सकते हैं 2-3 सॉल्व क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की बिना सॉल्यूशन देखे, और फिर चेक कर सकते हैं कि हम कोई स्टेप मिस तो नहीं कर रहे, हम कोई हम्म वो तो नहीं मिस कर रहे, मतलब ये सॉल्यूशन में तो सारे कुछ गड़बड़ कॉस्ट नहीं कर बहुत कंफ्यूजिंग लग रहे हैं, आप लोग को नहीं लग रहे? रहे हैं। ये सारे कॉस्ट थोड़े कंफ्यूजिंग से नहीं लग रहे? नहीं, बहुत इजी है अगर आप नाम प्रैक्टिस कर इनके लोगे। ऐसे होते हैं, पहली बार में कंफ्यूजिंग लगते हैं। शी इज राइट। वो मतलब हमारे नॉर्मल लाइफ डे टू डे में प्रैक्टिस नहीं करनी सुना होगा। पड़ेगी। हाँ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो नोमेनक्लेचर का डिफरेंस आता है इसलिए बड़ा डिफिकल्ट होता है पहली बार में सुनने में। ठीक है। वो लग रहा है नहीं डिफिकल्ट, उस पहली बार सुन रहे हो इसलिए कंफ्यूजिंग लग रहे हैं बस। द मोर यू प्रैक्टिस द इजियर इट विल बिकम, साइंटिफिक ठीक है मैथ जी। से ज्यादा आसान है ये। फाइन, मुझे कैलकुलेटर में स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना भी नहीं आता है। हाँ अच्छा, सॉरी सॉरी, कैन वी प्लीज अवॉइड पर्सनल टॉक्स बिकॉज ये रिकॉर्डेड सेशन है एंड दिस रिकॉर्डिंग विल गो टू मल्टीपल folks, ट्रू so ओके can we फाइन, do it सॉरी। afterwards? फाइन। Thank you. So okay, अब ये डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उन्होंने ऊपर जो दी हुई थी वो 680 पर यूनिट कॉस्ट निकाली, फिर मैन्युफैक्चरिंग हाउएवर इज जस्ट वन बिजनेस फंक्शन इन द वैल्यू चेन। मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सिर्फ एक बिजनेस फंक्शन होता है किसी भी वैल्यू चेन में, वी ऑल नो दैट, क्योंकि R&D से शुरू होता है वैल्यू चेन और कस्टमर सर्विस पे खत्म होता है। तो टू सेट लॉन्ग टर्म प्राइसेस, Astell's मैनेजर मस्ट कैलकुलेट फुल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग pro value by allocating cost in all function of the value chain, ठीक है। For each non-manufacturing business function, Astell's managers trace direct cost to products and allocate indirect cost using cost pools and cost drivers that measure cause and effect relationship. So वो exhibit, नेक्स्ट एग्जिबिट में हमें पता लग जाएगा कि ये बाकी वैल्यू फंक्शन से रिलेटेड जो कॉस्ट है वो कैसे निकलेगी। अब एग्जिबिट 13.2 में ही जो 680 हमने निकाला था पर यूनिट कॉस्ट, और क्योंकि वो पर यूनिट कॉस्ट मेरा हर एक लेवल पे दिया हुआ था, डायरेक्ट मटेरियल लेवल, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर और ये, तो हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ 460 अगर मेरा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आ रहा है, पर किट का कॉस्ट आ रहा है अगर मेरा, मल्टीप्लाई बाय 150, तो मेरा 69
लाख डॉलर्स जो है वो वैल्यू आ गया। ऐसे ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेट एंड नंबर ऑफ यूनिट्स आपने किए हैं यहाँ पे, जिससे कि आपकी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकल के आ गई है, जो कि $102 मिलियन है। ठीक है, उसके बाद एग्जिबिट 3 में, क्योंकि ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकली थी, एग्जिबिट 13.3 में आपको क्या दिखाया, अब इसका रेवेन्यू भी बता दिया कि एक यूनिट आपकी $1000 की सेल हो रही है, तो आपका रेवेन्यू हो गया $150 मिलियन। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो अभी हमने ऊपर इतनी सारा क्वेश्चन में पढ़ा, मैन्युफैक्चरिंग, इनडायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, वो सारी आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, तो $102 मिलियन आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया। उसके अलावा आपके पास और जो कॉस्ट है अदर डिपार्टमेंट्स की वैल्यू चेन में, विच इज R&D कॉस्ट, वो है $2.4 मिलियन। डिजाइन कॉस्ट एंड प्रोडक्ट एंड प्रोसेस कॉस्ट, वो है आपका $3 मिलियन। मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट एडिशनल $15 मिलियन। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट $9 मिलियन। कस्टमर सर्विस कॉस्ट $3.6 मिलियन। ठीक है, सो ये ऑपरेटिंग कॉस्ट हमने निकाली, तो ये भी $33 मिलियन हो गया, इसका भी ओवरऑल टोटल। तो फुल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट क्या निकल के आई, $1,35 मिलियन। 102 था आपका, जो वो था कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और ऑपरेटिंग कॉस्ट बाकी वैल्यू चेन के प्रोसेसेस की कॉस्ट भी ऐड करके 33 और ऐड करा तो 135। अब ऑपरेटिंग इनकम आपकी कितनी आ गई, 1,50,000 आपका टोटल रेवेन्यू था, जिसमें से 135 आपने टोटल कॉस्ट आ गया, तो आपका ऑपरेटिंग इनकम आ गया $15 मिलियन। ठीक है, पर यूनिट में इसको ट्रांसलेट भी किया हुआ है, वो है आपका $100 पर यूनिट, ये आपका प्रॉफिट है। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम अगर आ रही हो तो एक बार थ्योरी को दोबारा कर लेना यस। प्लीज। कैलकुलेशन मेरा ये मैंने वर्बल, बाकी ठीक है, थ्योरी वाइज तो समझ आ गया। ठीक है, तो बस वो यही समझा रहे थे कि जो हम अगर आप कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मॉडल की बात करो, हम जो ओरिजिनल क्वेश्चन हम जिसके लिए हमें ये पूरी महाभारत पढ़नी पड़ी, तो कॉस्ट प्लस मॉडल में जो आपकी टोटल कॉस्ट निकली बेसिकली 135, अगर उसके ऊपर आप अपना मार्कअप डिसाइड कर लो कॉस्ट प्लस मॉडल में, तो यू कैन ऑलवेज कैलकुलेट कि आपका प्रोस्पेक्टेड सेलिंग प्राइस क्या निकलेगी in terms of per unit also, in terms of वैसे also. So उस एग्जाम्पल को जो हम कॉस्ट प्लस वाला पढ़ रहे थे, तो अब वापस आ रही हूँ मैं, ये कॉस्ट प्लस टारगेट को कम से कम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं, तो कम से कम एक चीज हमें पूरी एंड टू एंड क्लियर हो जाएगी, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों। ठीक है, तो बस लास्ट 10 मिनट्स का हो रहा है। ठीक है, सपोज एस्टिल यूजेस 12% मार्कअप on the full unit cost of pro value to compute the selling price. तो हमने क्या निकाला था कि फुल कॉस्ट बेस में हमारा $720 था पर यूनिट का। ठीक है, उसमें मार्कअप हमने 12% ऐड किया तो 86.4, तो मेरा प्रोस्पेक्टिव सेलिंग प्राइस जो है $806.40 होगा। ठीक है, अब हाउ डू मैनेजर्स डिटरमाइन द मार्कअप परसेंटेज ऑफ 12%, ये कैसे निकला, कोई तुक्का है क्या 12% कैसे निकला, तो अब उसके बारे में बता रहे हैं कि वन वे इज टू चूज अ मार्कअप टू अर्न टारगेट रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। Rachita, हाँ जी, your screen sharing is off. Just telling you about that. ओके, लेट मी ट्राई एंड शेयर इट अगेन, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। I hope it is visible now. Yes. Okay, so अब आई होप इट इज स्टिल विजिबल। कुछ नोटिफिकेशन मुझे आया है जिसकी वजह से मुझे लग रहा है शायद फिर से स्टॉप ना हो गई हो। No, no, it's visible. ओके, कूल। सो अब ये 12% इन्होंने कैसे डिसाइड किया, ऐसे हवा में नहीं किया इन्होंने ये डिसाइड, अब ये बता रहे हैं ये 12% कैसे किया। वन वे क्या है इस 12% को कैलकुलेट करने का, इज टू चूज अ मार्कअप टू ईच टू अर्न अ टारगेट रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट।
कि मैंने अगर ओवरऑल $102 मिलियन प्लस 33 जो ऑपरेटिंग कॉस्ट, सो $135 मिलियन की अगर मैं पूरी इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, ठीक है, तो मेरे को उस पे कितना रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं मेरे को 20% एक्सपेक्टेड है, तो ये 12% की जगह 20% हो जाता। अगर मैं बोलूं कि नहीं, मैं 12% में आई एम हैप्पी, कि अगर मैं 12% भी अर्न कर रही हूँ इस पे, तो आई एम हैप्पी। तो दैट्स हाउ आई डिसाइड माय मार्कअप वैल्यू, ठीक है। सो टारगेट रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हेल्प्स मी डिफाइन द मार्कअप परसेंटेज। ये क्लियर हो गया? Rachita, is there a way of calculating the target rate of return on investment? मतलब, is there a हाँ, आप एफएम में वो आयुषी, आएगा आपने जो मैनेजरियल जैसे फाइनेंस जैसे डिफरेंट तरीकों से आपने अपनी कैपिटल रेज की हुई होती है, हाँ राइट? हाँ हाँ आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हो जी कि मेरी इक्विटी शेयर का कॉस्ट इतना, मेरा प्रेफरेंस शेयर का इतना, मेरा डेट का इतना, मेरा इक्विटी सॉरी डेट का इतना, मेरा लोन्स का इतना, डिबेंचर्स का इतना, ठीक है। तो ओवरऑल एक आप टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हो। रिमेंबर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ या कैपिटल? या या सो वो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपने निकाली, तो आपको पता लग गया कि मेरे को बेयर मिनिमम इतना तो कमाना पड़ेगा टू सेटिस्फाई एवरीवनस नीड। हाँ, आई गॉट इट, नाउ आई गॉट। ठीक है। कूल। नहीं, यहाँ पे लाइक इन दिस अकाउंटिंग सब्जेक्ट अभी तो हमको नहीं, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं तो है। क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपका लेट्स से अगर आपको निकालना भी है टारगेटिंग तो आपका टारगेट मार्केट प्राइस ही वैल्यू होगा। गिवन होगा। हाँ, हाँ, इसमें गिवन हो जाएगा क्वेश्चन में। ठीक ठीक, दैट्स व्हाट माय कंसर्न है। ठीक है, ओके। सो अब इन which is the target annual operating income divided by the invested capital. Invested capital can be defined in many ways. In this chapter, Sorry, we define it as total assets. रचिता, Hmm. आई थिंक योर स्क्रीन शेयरिंग में कुछ ग्लिच आ रहा है बार बार। आई जस्ट कंफर्म एवरीवन इफ यू कैन सी इट और ओनली आई एम अनेबल टू सी इट। There definitely is a I am glitch. not able to see. ठीक है, रचिता, आप वर्बली समझा दो फिर हमको, हाँ, ये बार verbally बार हो मतलब रहा है। ठीक है। So हम इन्वेस्टेड कैपिटल कैन बी डिफाइंड इन मेनी वेज। इन दिस चैप्टर हमारे लिए इन्वेस्टेड कैपिटल का मतलब होगा ऑल द टोटल एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, ठीक है। So for example, suppose Astel's pre-tax target rate of return on investment was 15% and pro value 2's capital investment was 115.2 million। ये इन्होंने एज्यूम करने के लिए बोला है। सो द टारगेट एनुअल ऑपरेटिंग इनकम कैसे निकल जाएगी मेरी? इन्वेस्टेड कैपिटल अगर मेरी $115.2 मिलियन है, ठीक है, तो टारगेट रेट ऑफ रिटर्न मेरा 15% है, क्योंकि मैंने टारगेट रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बोला है, मेरे को 15% चाहिए, 15%। तो उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरी टारगेट एनुअल ऑपरेटिंग इनकम मेरे को कितनी चाहिए? 15% ऑफ माई इन्वेस्टेड कैपिटल। So, which is $115.2 million multiplied by 15%, it gives you $17.28 million। ठीक है, तो आपकी टारगेट ऑपरेटिंग इनकम पर यूनिट कितनी हो जाएगी? अब इन्होंने यूनिट यहाँ पे एज्यूम करी है इस पर्टिकुलर एग्जांपल में 200,000 यूनिट्स, तो आपका $17.28 मिलियन डिवाइडेड बाय 200,000 यूनिट्स, तो पर यूनिट टारगेट इनकम आपकी हो जाएगी $86.40। ठीक है, तो इससे क्या आपको, दिस कैलकुलेशन इंडिकेट्स दैट एस्टेल नीड्स टू अर्न अ टारगेट ऑपरेटिंग इनकम ऑफ 86.40 ऑन ईच यूनिट ऑफ प्रो वैल्यू। सो आपका मार्कअप आपका डिसाइड हो गया 86.40 एक्सप्रेस्ड। इसको अगर हम फुल परसेंटेज टर्म में एक्सप्रेस करना चाहते हैं यूनिट कॉस्ट में, तो मेरा यूनिट कॉस्ट था 720, ठीक है, तो $86.40 डिवाइडेड बाय 720 मेरा 12% निकल गया, ठीक है। गॉट इट। तो ये मेरा टोटल कॉस्ट पे मेरा 12% निकल के आ गया। डू नॉट, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डू नॉट कंफ्यूज द 15% टारगेट रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विद द 12% मार्कअप परसेंटेज, उसको उससे कंफ्यूज नहीं करना है।
The 15% target rate of return on investment expresses Astral's expected annual operating income as a percentage of investment. ठीक है, तो जो 15% टारगेट रेट ऑफ रिटर्न है वो तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट जो है उस पे निकाला हुआ है, ठीक है। लेकिन जो 12% मार्कअप है वो आपका यूनिट के ऑपरेटिंग इनकम पे मतलब उसको डाला हुआ है। तो यूनिट कॉस्ट के ऊपर जब मैं उसको कन्वर्ट कर रही हूँ तो वो 12% मार्कअप बन के आ रहा है। If the unit numbers would have changed, then that markup percentage would have also changed. डेफिनेटली बिल्कुल बैंग ऑन, आपका एकदम सही वो है मतलब वो एजम्पशन है। अगर ये यूनिट लेट से मेरी 1,50,000 हो जाती तो मैं क्या करती, $17.28 मिलियन की जो मेरी ओरिजिनल कॉस्ट थी उसको मैं फिर $1,15,000 से मतलब वो करती, 1,50,000 यूनिट से डिवाइड करती, ठीक है। तो इन दिस केस मेरा निकल के आता पर यूनिट मेरे को कितना $115.2 का मार्जिन ऐड करना पड़ता, और फिर मैं $115.2 पर यूनिट मार्जिन को 720 की अपनी टोटल कॉस्ट पे अगर कैलकुलेट करती तो मेरा निकल के आता 16%। तो मेरा ये जो 12% मार्कअप है वो मेरा 16% मार्कअप हो जाता। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट था कि आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है बिटवीन टारगेट ऑपरेटिंग इनकम एंड मार्कअप ऑफ द फॉर द प्रोडक्ट, ठीक है। आई होप दिस वाज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन में दोनों चीज दी रहेंगी, आई होप सो। क्वेश्चन में जो हमें सॉल्व करना होगा वो दिया हुआ होगा। मुझे ऐसा लगता है, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि इसमें वी विल हैव टू गो मे बी एक 60 मिनट की एक और कॉल हमें करनी ही पड़ेगी फाइन। टू फॉर द क्वेश्चंस ओनली। तो अलाउ मी 2-3 डेज, मैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके 3-4 टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के साथ कोशिश करेंगे हम कि एटलीस्ट 1 घंटे में 3 टाइप के तो कर ही लें। Done. ठीक है जी। तो नाउ आई एम पॉजिंग द रिकॉर्डिंग ऑल्सो।